हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके इस बूस्टर सीरीज का लेक्चर लेकर के आया हूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूं। चलिए आपके सामने बिना वक्त गंवाए पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन दिस कॉम्प्लेक्स आर। बता दीजिए क्या क्या होगा। तो बताइए, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसको बताती है जी? बोलिए बोलिए। प्राइमरी वैलेंसी बताती है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पूरी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी जी, पूरा छाप देते हैं। क्या है भैया? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को बताती है। तो बस क्या करिए, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां से निकाल लीजिए। बताइए, अगर मैं कोबाल्ट का एक्स मान लूं, है ना, कोबाल्ट की एक्स नहीं भैया, ये क्या है, कोबाल्ट को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं यहां पर ऑक्सीडेशन निकालने के लिए, है ना। या ये मान लीजिए कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है। तो NH3 के लिए क्या बोलेंगे भैया? 0 होता है क्योंकि न्यूट्रल है, प्लस 2 टाइम क्लोरीन के लिए कितना है भैया? -1। Cl नेगेटिव होता ना, इज इक्वल टू 0 क्योंकि ओवरऑल 0 आएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइमरी वैलेंसी तो 2 आने वाली है। अगर मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं तो ये कुछ और नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है? मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड्स दिख रहे हैं? 6 लिगेंड्स हैं। अगर 6 लिगेंड्स हैं तो यही जो है सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। तो जवाब के तौर पर आप बोल सकते हैं 2 and 6। मामला सुपर डुपर क्लियर है। सेकंड सवाल आपके सामने रहा। The d electronic configuration of COCl4 2 negative in tetrahedral क्रिस्टल फील्ड इज दिस। इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, कुछ नंबर वगैरह पूछेंगे, ये देख लेते हैं। सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज। कोई कठिन बात नहीं है जी, ये टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल को अगर आप तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या भैया? 5 d ऑर्बिटल है ना। 5 d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, ये तो जानते ही है ना। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल यहां देखने को मिलेगा। इनकी जो डीजेनरेसी वो भंग हो जाती है और यहां पे बनता है, यहां पर 2 सेट नीचे 3 सेट ऊपर, है ना। इसको बोलते हैं E और इसको कहते हैं T2। यहां पर G मत लगा देना। G कब लगाया जाता है? जब G रेड हो, जब सिमेट्री हो, जब ऑक्टाहेड्रल हो, जब स्क्वायर प्लेनर हो, तब लगा सकते हैं। अदरवाइज यहां नहीं लगाइएगा जी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आइए अगला देखते हैं क्या है। यहां पर लिखा है कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो वो +2 है। तो कोबाल्ट +2 की बात करें तो यहां पर आएगा D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यही आएगा क्या? कोबाल्ट 2+ के अंदर क्या आएगा? D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिल करिए, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहां पेयरिंग का कोई झंझट तो है नहीं, है ना। 5 6 7। तो यहां पर आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। क्या? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट जो है वो कितने हैं भैया? 3 है। अच्छा, अगर मैं इसके लिए इस तरीके से लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं? कि मैं लिखूंगा E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, E के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, और T2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताइए, M कौन है भैया? ये M है। तो इसका मतलब M इज इक्वल टू 4। M इज इक्वल टू हमने 4 पाया और ये पा गए क्या भैया? 3। तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू, बोलो बोलो, 4 + 3 इज इक्वल टू 7। जवाब के तौर पर 7 हो जाएगा। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, क्या लिखा है? कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बताइए कौन सा इनमें से ऐसा है? ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑब्वियसली यार CFT से ही एक्सप्लेन होती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी एक्सप्लेन हो जाती है। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस भी एक्सप्लेन हो गया था, बट स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन होती। काइनेटिक्स और ये स्टेबिलिटी, ये 2 फैक्टर स्टेबल नहीं बताए जा सकते बाय यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। आइए अगला देखते हैं। ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर आयनिक सॉलिड, ट्रू सॉलिड। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं मिलेगा आगे, इन्होंने इस पर सवाल ही नहीं पूछा। आगे देखिए क्या है। द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इज इन दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली इज। हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको यहां पर। तो एक बात समझिए, अगर कोबाल्ट के साथ भैया जी +3 है, बल्कि यहां पर क्या है? NH3, है ना। NH3 और NH3 एज अ लिगेंड यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। नाइट्रोजन डोनर्स कोबाल्ट 3+ के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, इवन ऑक्सीजन डोनर्स जैसे कि ऑक्सलेट, वाटर,
OH नेगेटिव, ये भी इनके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अच्छा जी, तो कुल मिला के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पता चल गया। और यहां अगर मैं कोबाल्ट 3+ की बात करूं तो कोबाल्ट 3+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 देखने को मिलेगा। अब D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के हिसाब से अगर आप देखें तो आप क्या बोलिएगा भैया, बोलिए बोलिए 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, लेकिन है क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे, तो ये अवेलेबल होगा, तो ये और P के 3 है ना, P के 3, ये कौन रहेगा भैया 3D, ये है भैया जी 4S, ये है 4P। होगा क्या यहां पर कहानी क्या है कि 3D का ये 2 S और P, देखिएगा 3D के 2 S और ये P के 3 मिलकर के 6 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे भैया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसको क्या बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फिलहाल वो पूछ नहीं रहे हैं तो हम क्यों ही बताएं, ठीक है जी। पहली कहानी तो ये। दूसरी बात ये क्या पूछ रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो भैया सारे लोग पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक है, तो D2sp3 एंड डायामैग्नेटिक होगा। आसान था। आइए देखते हैं अगला क्या है। द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग एज, बस आपको ना प्यार से देखना आता हो, निकालना आता हो, हड़बड़ी में आप कैलकुलेट ना करें तो कभी कोऑर्डिनेशन से सवाल कठिन बहुत आता भी नहीं है ना। एक आध 2 बार देखने को मिला है, वो भी अभी आ जाएगा, देखना बस समझने का फेर है, बहुत हल्का सा। देखते हैं पहला क्या है भैया NiCN4 2 नेगेटिव। NiCN4 2 नेगेटिव में जो निकल है उस पर है भैया 2+, ठीक है, और ये निकल 2+ में आएगा D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपको एक बात और पता है कि जो निकल 2+ है वो Cn नेगेटिव के साथ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। अगर D8 हो और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ रहे तो क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए कि भैया जी यहाँ पर बनेगा स्क्वायर प्लेनर, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड D8 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब रहता है तो बनता है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर के केस में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा मतलब इनर d ऑर्बिटल यूज किया जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो आप समझिए कैसे होगा, समझना यहाँ पर ये होगा S होगा और P होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्यार से समझा देता हूँ वक्त दे करके, ठीक है जी। तो हमें करना क्या DsP2, तो मतलब एक D ले लो, S ले लो और P के 2 ले लो, तभी तो DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, है ना। बाकी बचे हुए 4 में 8 लोग रखोगे तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे। अगर पेयर्ड होंगे तो ये डायामैग्नेटिक ही होगा, निस्संदेह ही ये बात सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये जो भाई साहब हैं ये जो भाई साहब हैं वो क्या होंगे डायामैग्नेटिक होंगे। अच्छा जी, मुझे पैरामैग्नेटिक पे टिक मारना है तो मैं उस पर नहीं मारता हूँ ज़्यादा, अच्छा ठीक है। आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट वन क्या है NiCO4। यहाँ पर भी आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर भी डायामैग्नेटिक दिखेगा। कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। निकल पर कोई चार्ज ही नहीं है, जीरो चार्ज है, निकल पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है। उस समय क्या होगा 4s2 3d8 होता है, 4s2 3d8। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन करने आता है तो s ऑर्बिटल खाली करना पड़ता है, क्योंकि यार बिना s ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ना। तो क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, तब जाकर के हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ये 3d10 बन जाता है। क्या बन जाता है 3d10 बन जाता है, और यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। वैसे NiCO4 का टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ देखिए भरे पड़े हैं, इसका मतलब ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी डायामैग्नेटिक है। क्लियर है जी। तो यहां से समझते चलिए। तो अगला क्या है NiCl4 2 नेगेटिव। NiCl4 2 नेगेटिव में अगर आपकी बार वाले में देखें तो यहाँ पर भी 2+ है, लेकिन यहाँ पर है Cl नेगेटिव। ये तो क्या है वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर क्या होगा D8 के केस में बताइए, वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, क्या बता सकते हैं, बोलो मेरे भाई, है ना। ये हो गया D, ये रहा S और ये रहा भैया जी P। क्लियर है मामला। यहाँ के केस में कृपया ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया यहाँ Cl नेगेटिव कोई पेयरिंग नहीं कर रहा, तो क्या होगा 1 2 3 है ना 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन आप इस तरीके से भरेंगे तो, और 4s और 4p ये आपस में मिल करके आपको NiCl4 2 नेगेटिव का sp3 हाइब्रिडाइजेशन देंगे, और यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ये देख लीजिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैरामैग्नेटिज्म को चेक कर सकते हैं। इस केस में कोई समस्या तो नहीं है ना, किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मामला। यस, अगला देखते हैं FeCN6 4 नेगेटिव।
अगर मैं Fe6 4 नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा भैया आयरन पे 2+। आयरन 2+ का मतलब क्या होता है? आयरन 2+ का मतलब है D6। आयरन 2+ का मतलब होता है D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहाँ Cn नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है ये। 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल है ना, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में बना के दिखाऊं क्या? यहाँ देख लीजिए Fe2+ D6 भर के देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनाता है ना स्प्लिटिंग। तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, पेयर्ड हो गए तो ये डायामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। अगला CuNH3 4 2+, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ का मतलब D9, अगर D9 है ऑड नंबर है तो पैरामैग्नेटिज्म तो फिक्स होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है FeCN6 3 नेगेटिव, लेकिन यहाँ के केस में क्या आएगा? आयरन पे +3, आयरन पे +3 का मतलब D5, D5 का मतलब ऑड नंबर है तो ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ पर चेक करिए, आयरन पे यहाँ पर +2 है, लेकिन यहाँ पर चेक करिएगा, यहाँ पर देखें, अगर मैं आयरन पे +2 ले लूँ और साथ में हमने क्या लिया है? लिगेंड वाटर, तो वाटर कैसा काम करेगा? यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड का काम करेगा। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है बोलो? वीक फील्ड लिगेंड के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे भैया D6 है, कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6, बोलो भाई यहाँ पर इस तरीके से भरोगे कि नहीं? तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आएंगे ना, इसका मतलब ये कैसा होगा? बोलो मेरे भैया ये कैसा होगा? ये वाली चीज मैंने यहाँ बना दी है, ठीक है, एक मिनट, ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। तो बताइए कितने हुए पैरामैग्नेटिक? 4, इसमें से 4 पैरामैग्नेटिक हुए, और कितने कितने यहाँ पर डायामैग्नेटिक हैं? ये भी डायामैग्नेटिक है ना, ये भी डायामैग्नेटिक है, ये भी और ये भी, तो 3 डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, मतलब बचे हुए बाकी है ना। बताइए मामला क्लियर है या नहीं है? ये वाली चीज़ किससे रिलेटेड है यहाँ पर लिख लेते हैं। ये कौन सा है? 2+ है ना, 2+ मतलब ये वाला है FeCN6 4 नेगेटिव, यहाँ लिख देता हूँ मैं अगर आप बाद में समझना चाहें। FeCN6 4 नेगेटिव, ये क्या आ चुका है? पीछे चला गया, अच्छा जी 4 नेगेटिव, क्लियर है। तो यहाँ पर 4 नेगेटिव लिख लेना भाई, ये नाराज़ हो गया, अब ये नहीं लिख रहा, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर खोपड़ी पे 4 नेगेटिव लिख दे रहा हूँ, क्लियर? ओके, आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं भैया जी, है ना। करिए क्या लिखा है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच करा लो। यहाँ पर क्या लिखा है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन mm, mm नहीं है ये nm है ना, नैनोमीटर में है एक्चुअली, ये कैसा है? ये नैनोमीटर में है, ठीक। देख लेते हैं भैया, कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये, कलर वो है, अच्छा जी। चलिए पहले देखते हैं, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से छाटिए पहले। यहाँ पे देखिए ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये देखिए टेट्राहेड्रल दिखेगा ना। यहाँ पे कुल मिला के 4 लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर कम होते हैं ना, जब नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होते हैं तो स्प्लिटिंग कम होती है। नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल में सोचो क्या होता है, टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग क्या होती है? कम होती है। इतनी बातें से सहमत हो ना? तो यहाँ पर क्या होता है? कम स्प्लिटिंग होगी। अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो एनर्जी गैप कम होगा E और T2 के बीच में। अगर एनर्जी गैप कम होगा इसका मतलब वहां पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा नजर आएगी। तो एक्चुअली यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा नजर आएगी, बात समझ में आई? क्योंकि वहां पे क्या है, टेट्राहेड्रल जैसा फैशन में यार कम स्प्लिटिंग होगी ना, स्प्लिटिंग कम, एनर्जी गैप कम, एनर्जी गैप कम, इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा, ठीक। तो पहली बात तो यहां से ये आ गया। अब इनमें यहां से छांटना है कि कौन सा क्या होगा, तो देखते हैं। यहां पे आप देखोगे तो यहां पर भी कोबाल्ट पे 3+ है, यहां पर भी कोबाल्ट पे 3+ है, चेक करिए यहां पर भी कोबाल्ट पे 3+ है। अब देखिए आराम से आप बना ले जाएंगे, यहां पर भी कोबाल्ट पे 3+ है, कुछ ज्यादा शक होगा ही नहीं आपको। देखिए क्लियर, यहां देखिए Cn नेगेटिव क्या है भैया? कार्बन डोनर, इसका मतलब क्या हुआ? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में गैप ज्यादा आएगा, गैप ज्यादा आएगा किसके बीच में भैया? यहाँ Eg और T2G, T2G और Eg के बीच में यहाँ गैप ज्यादा आएगा। एनर्जी डिफरेंस अगर ज्यादा आएगा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मतलब क्या हुआ? लोअर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब होगी, लोअर वेवलेंथ, कम वेवलेंथ की लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा ट्रांजिशन के लिए। समझ में बात आ चुकी होगी, है ना। आइए अब देखते हैं Cn के बाद क्या भैया? NH3 देखो 6 बार है, यहाँ NH3 5 ही बार है। एक क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है भैया? अगर चेक करो तो यहाँ क्लोरीन और यहाँ पर NH3 5 यहाँ है, 5 यहाँ पे भी है, एक NH3 बाहर निकाल लीजिए तो आपको समझ में आएगा कि NH3 और क्लोरीन में
NH3 और क्लोरीन में जो NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा। इसका मतलब यहाँ के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी गैप Eg और T2G के बीच में ज़्यादा होगा तो ट्रांजिशन के लिए कम वेवलेंथ चाहिए, है ना। तो लेकिन इससे देखें, कंपेरिजन करें तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बाकी ये मैच कराना आपका काम है, आपका धंधा है ना। आइए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस AgNO3 टू 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप यहां पर AgCl मिलाएंगे तो ये बाहर वाला क्लोरीन नेगेटिव के रूप में होगा, वो प्रेसिपिटेट डाउन कर जाएगा। ये देखिए जितने भी बाहर वाले, तो कितने हो गए टोटल, 3 क्लोरीन हो चुके हैं पर मोल। इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, लेकिन यहाँ पर कोई क्लोरीन बाहर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर ये देखिए 2 क्लोरीन आपको बाहर नजर आ रहे हैं, तो टोटल 6 हो जाएंगे, है ना। ये क्लोरीन मत निकाल लेना, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है भैया, वो प्लैटिनम से कनेक्टेड है डायरेक्टली। एज ए लिगेंड जो होता है उनको नहीं निकालता AgNO3, ठीक है। जो बाहर ये विचरण करते हैं ना सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद, वहीं को पकड़ करके AgNO3 प्रेसिपिटेट बना देता है AgCl का। कहानी ठीक है। हाँ, आइए अगला देखते हैं क्या लिखा है। कायरल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एज। अच्छा, इनमें से कौन सा ऐसा जो कायरल है, जो ऑप्टिकली एक्टिव है। कायरल का मतलब जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, क्लियर है, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आती है, ऐसे तो चेक करते हो, है ना। अच्छा, यहां पे देखिए, अगर आपने सिस प्लैटिनम Cl2 ले लिया तो यहां पर क्या बनेगा, प्लैटिनम क्या है भैया जी, ये देखिए En2 ऊपर आ चुका है, ये भैया नीचे है इधर, है ना। 2 बार En, इसका कहने का मतलब ये है। En तो जानते हो क्या होता है ना, यहाँ लिख भी दिया है उन्होंने, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। अब समझिएगा सिस का मतलब क्या है कि ये क्लोरीन आपने यहाँ रखा, दूसरा यहाँ रखा 90 डिग्री पर, और En का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, इसको हमने 2 CH2 ग्रुप के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर NH2 ग्रुप है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है, इनको हमने 2 CH2 ग्रुप के थ्रू कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, ठीक है। क्या यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री डाली जा सकती है, बताइए। अगर मैं इन दोनों क्लोरीन को कंसिडर करके प्लेन बनाऊंगा भी ना, तो कभी भी यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी। तो पहला ही जवाब मिल गया, ये तो पहला ही जवाब मिल गया। बाकी को भी थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ कभी भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर नहीं आएगी। अगर आप ये दो क्लोरीन को कंसिडर करें और यहाँ से प्लेन पास करें, इनको लेते हुए, किसको किसको, ये देखिए प्लेन क्या, इनको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। मतलब यहाँ बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी पेयर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ये प्लेन माना हुआ है, ये प्लेन मान करके कट करा, ये प्लेन मान करके कट करा इस तरीके से, ठीक है, ये प्लेन मान करके हमने इस तरीके से कट करा, तो क्या कट हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, क्या कट हो जाएगा। आपको लगेगा अच्छा सर देखो एक NH2 इधर NH2 को रिफ्लेक्ट करा है, लेकिन ये तो सोचो ये जो लगा हुआ वो कैसे लगा हुआ है। यहाँ पे देखें, अगर ये प्लेन है, अगर मान लो मेरा हाथ एक प्लेन की तरह है, जबकि प्लेन नहीं है, बट मान लो ये हाँ, यहाँ मान लो ये प्लेन है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से मेरे भाई। अब इसको कहाँ रखेंगे, यहीं रख लेता हूँ, ठीक है। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो मेरी हथेली है ना, ये इन चारों को एक साथ बता रही है। NH2 ग्रुप ये वाला यहां लगा है, और यहां वाला NH2 यहां है, यहां वाला NH2 यहां है ना। इसको देखो ये ऐसा है, लेकिन ये ऊपर कैसा है, ऊपर तो ऐसे ही, ऊपर तो मेरे हाथ के ऊपर ये पूरा मेरे हाथ पे प्रेजेंट है, और ये वाला ऐसे प्रेजेंट है। तो मिरर में कैसे आ सकता है वो, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री में कभी आ ही नहीं सकता। तो मतलब ये डॉट लाइन भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, यहाँ कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। इस वजह से कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है। बाकी में देखना ट्रांस में क्या होगा, दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन यहां होगा, एक क्लोरीन यहां होगा, तो एक ऊपर एक नीचे, तो बीच में ये प्लेन डाल सकते हो तुम, तो ट्रांस वाले में हो जाएगा। सिस वाले की अगर मैं बात भी करूंगा ना, तब भी आ जाएगा, देख लीजिए मैं बताता हूं। क्योंकि ये प्लैटिनम क्या लिखा है, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ही 4 है, देखो PtCl2 NH3। और आपको पता कि प्लैटिनम कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है भाई, प्लैटिनम बनाएगा इनके साथ, बोलो बोलो कौन सा बनाएगा सर, स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। अगर स्क्वायर प्लेनर बनाएगा तो पूरा स्क्वायर प्लेनर ही एक प्लेन में रहता है, तो यहां पर तो ऑप्टिकल एक्टिव हो ही नहीं सकता। अब यहां पे देखें, अगर मैं ट्रांस करूं तो ट्रांस के केस में तो आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है, इन दोनों के केस में आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्लियर है। और यहां पर तो यार जब जाहिर है हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री रहता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आपको वीडियो मिल जाएगी,
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मंजिल बैच में, ठीक है, वहाँ पे ये सब एक्सप्लेन किया गया ढंग से, ठीक। तो यहाँ से आपको समझ में बस आना चाहिए, वैसे बड़ा आसान था भाई। द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन दिस इज, यहाँ पर कोई ब्रिजिंग कार्बोनिल होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे तो एक ही सेंटर है, एक सेंटर में ब्रिजिंग होने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। कम से कम 2 W होगा, 2 मेटल्स होंगे, तब वहां पर कार्बोनिल इनसे और इनसे कनेक्शन बनाएगा ना। यहाँ पर तो एक ही है, तो यहाँ पर ब्रिजिंग कार्बोनिल कितने, 0। और Mn2CO10 का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आपको बताया जा चुका है कि वहां पर पढ़ाते वक्त आपको टीचर ने जरूर बताया होगा कि यहाँ पर मेटल मेटल का बॉन्ड होता है, Mn और Mn के बीच में बॉन्ड होता है, बाकी 5 कार्बोनिल्स लगे होते हैं। कितने, 1 पर 5 कार्बोनिल्स लगे होते हैं, ठीक है। हर जगह CO आप इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी कोई ब्रिज में नहीं है कि यहाँ पर एक CO बीच में है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर ऐसा ही है, ठीक है। हर जगह मैं लिख देता हूँ CO है, CO। तो जो भी एक बात और बताऊं, जो एनसीईआरटी में आपके जितने स्ट्रक्चर दिए हैं, सिर्फ उन्हीं स्ट्रक्चर पर ही क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक्स्ट्रा पूछते भी नहीं है, समझ रहे हो। तो उतना कम से कम दिमाग में रखें कृपया, ठीक। आइए तो यहाँ पर जवाब क्या मारेंगे कि भैया जी 0 है, कोई भी ब्रिजिंग कार्बोनिल्स मिलेगा ही नहीं। ब्रिजिंग कार्बोनिल्स का मतलब 2 के बीच में ऐसा दिखेगा, है ना, दोनों से बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, ठीक। आइए अगला देखते हैं क्या है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। जब ऑर्डर पूछे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का, तो हमें क्या देखना है भैया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा है, एन की वैल्यू कहां पर ज्यादा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये कौन है भैया, ये है आयरन का, यहां पर है आयरन +3, आयरन +3 का मतलब D5। और एक बात समझो, फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन क्या है भैया, बहुत ही वीक टाइप का लिगेंड है, इसका मतलब ये 5 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो या तो ये सही है या तो ये सही है ना। अरे 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना भाई, डी ऑर्बिटल में, डी सबसेल में 5 ही ऑर्बिटल है, सब में एक एक है ना। आइए अगला देखते हैं। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये है कोबाल्ट 3+, अगर मैं कोबाल्ट 3+ की बात करूं तो क्या हो जाएगा भैया, D6, ठीक है। और फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो फ्लोरीन एक क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोई पेयरिंग होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे 6 को रखना है जी, तो एक काम करते हैं, बना ही लेता हूं मैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को अगर रखना है तो कैसे रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये यहां तक ऑर्डर सही है। अगला देख लेते हैं, ये कौन है भैया, कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट पे क्या लिखा है, कोबाल्ट 3+, ओहो कोबाल्ट 3+, लेकिन क्या लिखा है, इसके साथ है C2O4 2-, ये है ऑक्सलेट। और ऑक्सलेट क्या है, ऑक्सीजन डोनर, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट होता है। तो कोबाल्ट 3+ ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन एंड कार्बन डोनर्स, इन सबके साथ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। तो ये जो भी है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और अगर मैं कोबाल्ट 3+ की बात करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं कोबाल्ट 3+ की बात करूं तो कोबाल्ट 3+ का मतलब D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब की बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, तो इस केस में देखिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, तो 0 आएगा। अच्छा ठीक तो है, ये ऑर्डर ही बढ़िया बना दिया इन्होंने। यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जवाब सही हो जाएगा। बढ़िया चीज थी ये तो। आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं दिया इन्होंने। द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द फेलिंग रिएजेंट इज। फेलिंग रिएजेंट को याद करिए, कौन था भैया फेलिंग रिएजेंट में, फेलिंग रिएजेंट में क्या था, एक तो कॉपर सल्फेट था, दूसरा भैया टार्टरेट था, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो पहले याद कराता हूं मैं, टार्टरिक एसिड, है ना, टार्टरिक एसिड, शायद ए ही रहता है, देख लेना, टार्टरिक एसिड, ठीक है। अब टार्टरिक एसिड को याद करने का तरीका मैं ऐसे बताता हूं, देखो टार्टरिक में क्या है, 2 बार टी आता है, 2 बार टी आता है, तो आपको क्या करना है, एक बार सीधा टी बनाना है, एक बार उल्टा टी बनाना, तो उल्टा टी का मतलब आई बन जाएगा, आप देखना नीचे की तरफ से फिर ये ऊपर, तो ये क्या है भैया, टार्टरिक एसिड। सर इससे क्या याद हुआ, अरे बहुत कुछ याद होता है, कभी भूलने नहीं देता। फिर ये अगर ये बन गया तो समझाता हूं मैं क्या रहता है। यहां पर क्या करिए, एक तरफ COOH लगाइए, एक तरफ COOH दोनों पर, और दूसरी तरफ भैया OH और OH लगा दीजिए, OH और OH लगा दीजिए, ठीक है। तो दिस इज टार्टरिक एसिड। वहां रहता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, तो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का मतलब बताता हूं, ये H+ हटाइए, ये H+ हटाइए, ये H+ हटा दीजिए, तो क्या बन जाता है, एक पर सोडियम एक पर पोटेशियम, तो दिस इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। और यहां जब आप फेलिंग सोल्यूशन पढ़ते हो तो जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है वहां पर क्या रहता है, कॉपर 2+, और ये जो ऑक्सीजन होते हैं वो इनसे कनेक्टेड रहते हैं,
ये वाले ऑक्सीजन इनसे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अरे याद आ रहा है क्या कुछ? नहीं, चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। चलो Cu का क्या रहता है ना, कॉपर एक्चुअली ना 2 OH के साथ कनेक्टेड रहता है, 2 OH के साथ, तो ये आपस में गठबंधन करते हैं। यहाँ का H, यहाँ का OH गायब हो जाएगा, यहाँ का H और यहाँ का ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, बल्कि यहाँ मैं बोलूँ यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन गायब होगा। तो जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, वो कॉपर से कनेक्टेड होगा। कैसे कनेक्टेड होगा देखिएगा, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्शन होगा, यहाँ पर, ठीक, देख लीजिए क्या करा हमने, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा, इनका वाला ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, COONA COOK, ठीक। तो एक में आपको ये समझ में, ऐसा ही इधर भी बनता है, लेकिन अगर मैं एक लिगेंड की बात करूं, ये लिगेंड का काम कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेशन में ये लिगेंड का काम कर रहा है, तो क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है मेटल के साथ, इसका मतलब यहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, 2 होगी। समझ में बात आ गई ना भैया, यही पता होना चाहिए था बस, है ना। आइए अगला देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या पूछा कि लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर बताइए। कुछ खास दर्द है ही नहीं। देखिए जहां पे CO पहले लिखा होगा, दिमाग पहले वहीं ले जाएंगे हम अपना, है ना। CO क्योंकि कार्बन डोनर है, तो कार्बन डोनर सबसे पहले होता है, फिर इसके बाद होता है नाइट्रोजन डोनर, इसके बाद होता है ऑक्सीजन डोनर, बाकी उसके बाद है। ये रहा, सिंपल है ना। कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, और इसके बाद क्या होता है, सल्फर वाली बात आती है ना। इसी के बाद क्या आता है, बाकी वो उसी में हेलोजन फैमिली भी रहती है। तो ये वाली बात ठीक ठाक है। अगला देख लेते हैं। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स इन्होंने पूछा क्या है कि अच्छा क्या कंपाउंड्स यूज करेंगे। अगर हमें ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स को रोकना है तो प्लैटिनम के कंपाउंड्स यूज होते हैं भैया, है ना। एनसीईआरटी में एकदम खुले तौर पर मेंशन है, ये रहा कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम। तो एक तो ये यूज होता है, दूसरा सिस्प्लैटिन में भी प्लैटिनम रहता है, सिस्प्लैटिन यूज होता है, ठीक है। एक्चुअली सिस्प्लैटिन ही लिखा गया है, तो ये है क्या, कोऑर्डिनेशन, ये तो एक ही बात हो जाती है ना, तो इसलिए हमने दोनों को मार दिया है। EDTA तो लेड अगर कहीं है ना, लेड का पॉइजन है, लेड पॉइजन है, अगर लेड का पॉइजन है तब EDTA यूज किया जाता है, और ये तो विल्सन्स डिसीज में यूज होता है। तो B and D इज द आंसर। क्लियर। ये क्या भैया, 1 लीटर 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ दिस इज मिक्स्ड विद, अच्छा भैया ये इसको हम ऐसा करते हैं, इनको नाम देना ठीक नहीं है, मैं लिख ही देता हूँ ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ से देखो क्या लिखा है, समझ सकते हो, 1 लीटर और क्या लिखा है 0.02 m। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.02 मोल पर लीटर प्रेजेंट है। तो कितना मोल है बस वो मैं लिखना चाह रहा हूँ, 0.02 मोल इतना प्रेजेंट है, कितना, कहाँ पे, 1 लीटर के अंदर, ठीक है। और सेम कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर सल्फेट है और यहाँ वाले में ब्रोमीन बाहर है। क्लियर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 0.02 मोल प्रेजेंट है कितने में भैया, 1 लीटर में। ये प्रेजेंट है दोनों 1 लीटर में। हमने करा क्या, इनको हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, इन दोनों को मिक्स किया, जब मिक्स करेंगे तो 1 लीटर ये, 1 लीटर ये मिलकर के टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरे भैया, 2 लीटर हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया, अच्छा इस जो वॉल्यूम हमने बनाया, जिसमें हमने इन दोनों को मिलाया, जिसमें हमने इन दोनों को मिलाया था, अब उसका टोटल वॉल्यूम 2 लीटर हो चुका है। तो एक बात बताइए, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, जो पहला वाला है, इसका कंसंट्रेशन बताइए, CONH3 5 SO4Br, इसका कंसंट्रेशन बताइए कितना होगा, बताइए बताइए। अरे भैया जब ये एक लीटर के अंदर था तो 0.02 मोल लिखते थे, तो यहां डालने के बाद नंबर ऑफ मोल तो सेम ही है, मोल तो सेम है, लेकिन वॉल्यूम बदल गया, है ना, वॉल्यूम अब 2 हो गया। तो मोल कितना भैया, 0.02 मोल, है ना, लेकिन अब 2 लीटर के अंदर है, अब ये चीज 2 लीटर के अंदर है। तो यहां पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी मेरे भैया जी, वो निकल के आएगी 0.01 मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन है यहां पे, इसकी कंसंट्रेशन यहां पर बदल जाएगी ना, क्योंकि अब तो दोनों को मिला दिया था। अच्छा जी, सेम कहानी इनके लिए भी लगानी है। कौन है भैया जी, ये, ठीक है, पहले छापो इनको, CONH3 5 ब्रोमीन एंड बाहर है सल्फेट, है ना। जब पहले देखा आपने तो क्या था, 0.02 मोल पर लीटर, लेकिन अब पर लीटर कहां है, तो 2 लीटर के अंदर है। तो आप कैसे लिखेंगे,
हम लिखेंगे 0.02 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.01 मोल, 0.01 मोल। क्लियर है? तो यहां पर मोल पर लीटर मतलब यहां पर भी यहां कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अच्छा, इसी के दो हिस्से कर दिए। अब यार उसको भले तुम दो हिस्से कर दो 1 लीटर, लेकिन कंसंट्रेशन थोड़ी ना बदलेगी, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी। अरे यार अब ऐसे समझो, 1 लीटर जब तुम्हारे पास था तो उसके अंदर इतना मोल प्रेजेंट था, अब उसको आपने इसमें मिला दिया, मिलाने के बाद क्या हो जाएगा भैया, कंसंट्रेशन निश्चित रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि आपका वॉल्यूम बढ़ गया ना मेरे भाई। हाँ, तो ये आपको क्या पता चल गया, कंसंट्रेशन पता चल गया। अब मान लीजिए कि आपने दो हिस्से कर दिए भैया, दो हिस्से कर दिए, उसको आपने x नाम दे दिया, तो इसके अंदर 0.01 मोल, इसके अंदर 0.01 मोल ये प्रेजेंट होगा, और इसके अंदर, इसी के अंदर ये भी 0.01 मोल प्रेजेंट होगा। सेम कहानी यहां पर भी होगी, है ना? इतने समझने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए, अब हमने क्या किया, x का 1 लीटर का जो सॉल्यूशन था, अरे भैया 2 लीटर हुआ था, आधा तक किया ना तो 1 लीटर हो गया, तो 1 लीटर था, उसमें AgNO3 डाल दिया। अगर मैंने इसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, इसके अंदर हमने क्या मिलाया, एक्सेस ऑफ AgNO3, तो AgNO3 किससे रिएक्शन करेगा, बोल भाई, AgNO3 किससे रिएक्शन करेगा? बेसिक सी बात है कि जहां पर ब्रोमीन बाहर होगा वहीं Ag प्लस मिलकर के AgBr प्रेसिपिटेट दे देगा, है ना? तो अगर आप इसके अंदर AgNO3 मिलाएंगे तो हमें प्रेसिपिटेट के तौर पर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, AgBr का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, कोई शक ही नहीं है। और वही Y बन रहा है। Y क्या भैया, हमने पता किया तो हमें पता चल गया भैया AgBr है। अब ये कितना मोल बना होगा, ये कितना मोल बना होगा, अरे जितना मोल ब्रोमीन होगा। अब ब्रोमीन कितना होगा, जितना मोल ये होगा। अरे यहां ब्रोमाइड आयन आएगा ना, तो कितना मोल ब्रोमाइड आयन होगा, जितना मोल आपने ये कंपाउंड लिया होगा उतना ही तो निकलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये भैया 0.01 मोल बनेगा प्रेसिपिटेट। ठीक, सेम कहानी इसके लिए लगानी, लेकिन इसमें हमने BaSO4 मिलाया है, अगले वाले में हमने BaSO4 मिलाया। तो BaSO4 किससे रिएक्शन करेगा बताइए, BaSO4 इनमें और इनमें किससे रिएक्शन करेगा, BaSO4 कह दिया, BaCl2 मिलाया, तो BaCl2 मिलाने से क्या होगा, वो Ba2 प्लस इस सल्फेट आयन के साथ मुलाकात करके BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। तो इस वाले में हमें BaSO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, बोलो बोलो, ये कितना मोल मिलेगा, जितना मोल सल्फेट यहां पर होगा, यहां पे कितना मोल सल्फेट होगा, जितना मोल ये पूरा कंपाउंड होगा। ये कितना है, 0.01 मोल है, तो ये सल्फेट आयन कितना, 0.01 मोल, तो BaSO4 उतना ही मिलेगा। तो BaSO4 कितना भैया, 0.01 मोल मिलेगा। बहुत आसान है, ऐसे सवाल ना जे एडवांस में पूछे हुए हैं, एग्जैक्टली हूबहू कॉपी करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा चेंज है, कुछ नहीं बदला, वैसे यही प्रोसेस उसमें भी करना था, सेम चीज थी उसमें भी। ठीक है, आइए अगला देख लेते हैं। द अच्छा, ClOCl बॉन्ड वैल्यूज फॉर अ फेस डाय, अच्छा ये फेसियल आइसोमर बना करके ये सवाल पूछ रहे हैं कि दो क्लोरीन्स के बीच में कितना एंगल आएगा। बड़ा आसान है यार, इन बड़ा घटिया सा सवाल पूछा इन्होंने। देखना, फेसियल का मतलब क्या होता है, फेस, किस चीज का फेस, किस चीज का फेस भाई, ऑक्टाहेड्रल का फेस, ऑक्टाहेड्रल का फेस। फेस कहां होता है, देखना ये रहा फेस, फेस कैसे बनना, ट्रायंगल फेस बनता है, देखना ये जो व्हाइट कलर का मैंने बनाया ये क्या है, ट्रायंगुलर फेस है, ये ट्रायंगुलर फेस है ना। तो यहीं पर अगर प्रेजेंट रहे, जैसे यहां पर ले लो क्लोरीन, यहां पर अगला क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, तो ये जो 3 सेम लिगेंड्स यहां पर अगर रखे गए तो इसको फेसियल बोलते हैं। बाकी 3 यहां रख दीजिए तो यहां पर भी एक फेस बनेगा, ऐसे करके, जैसे यहां पे ना वैसा सा एक फेस यहां पर भी बनेगा। ये तो पता ही होगा, ये भी बनवाओगे क्या तुम, देखो ये फेस बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो एक फेस इधर से एक फेस इधर से, तो फेसियल इसी को बोलते हैं। अब बताइए, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन में थीटा कितना है, इस बॉन्ड में सर 90, यहां पर 90, यहां पर 90। कितना आसान सवाल था भैया। ठीक, आइए अगला देखते हैं। ये क्या है, ये मैंने आपके याद करने के लिए लिखा है, आप इसको कृपया याद कर लें। इन पर बेस्ड क्वेश्चन लगातार बढ़ाता जा रहा है जेईई मेंस, है ना, कलर बेस्ड। ठीक है, तो ये क्या है, आप ऐसे समझो,
इनका ना समझ लीजिए कि वाटर के साथ अगर कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि MnH2O6 2+, पूछेगा भैया उसका कलर बताइए, पूछेगा इसका कलर बताइए, या तो ये ऐसे लिखा रहता है, या तो लिखा रहता क्या कि Mn2+ एक्वस, Mn2+ एक्वस। एक्वस का मतलब यही होता कि 6 वाटर मॉलिक्यूल्स उसे किनारे किनारे आकर के लगे और कॉम्प्लेक्सन ऐसा दिख रहा है। पूछता है भैया इसका कलर क्या है। अब खतरनाक है, ये आपको याद नहीं होगा तो कोई तरीका और नहीं है, ठीक है। तो ये पिंक कलर का होता है, ये कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। या ये आई या ये आई तो कलर बताएंगे पिंक कलर का होता है। अगर मैं जिंक 2+ की बात करूं तो चलो जिंक 2+ में क्या है, D10 है, तो D10 है तो डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं तो यहां पर तो कलरलेस आएगा, लेकिन पिंक के कलर में Mn के केस में पिंक आता है, ठीक है भैया। देखिए याद करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं जी, होता तो जरूर बताता। ये देखो आपको ये तो पहले से पढ़ाया गया, तो ये मैं चर्चा में भी नहीं ला रहा हूँ, ये आपको आना भी चाहिए, ठीक है। टाइटेनियम 3+ जो होता है वो पर्पल कलर का है, क्रोमियम +3 जो है और थोड़ा वायलेट / ग्रीन कलर का होता है, ठीक। आयरन +3 जो है ब्राउन कलर का है, निकल 2+ ब्राइट ग्रीन कलर का है, कॉपर का तो अक्सर याद रहता है आपको कि ये ब्लू कलर का रहता है। और देखिए कोबाल्ट अगर 2+ है तो पिंक रहता है, कोबाल्ट 2+ पिंक रहता है, और पूछ चुके हैं वो, है ना। ये कहीं लिख करके चिपका दीजिए ताकि आपको याद रहे। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसलिए लेकर के आया हूँ इसको। देखिए अगला देखते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स पिंक कलर्ड। अब बताइए अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कोबाल्ट 2+ का कलर पानी में पिंक होता है तो आप 3+ भी तो सोच सकते हैं ना, इसलिए पहले भैया ये जानना जरूरी है कि कोबाल्ट 2+ का कलर कैसा है भैया, पिंक कलर पानी के अंदर। तो यही लिखा है कि कोबाल्ट क्लोराइड, तो इसका मतलब कौन सा क्लोराइड होगा, डाइक्लोराइड है, COCl2, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स पिंक कलर ऑफ दिस, तो इसका पानी के साथ क्या गठबंधन होगा, अभी बताया था मैंने। H2O कितना रहेगा भैया, 6 टाइम, H2O रहेगा 6 टाइम, यहां पर रहेगा 2+, ठीक है जी। इसी का कलर कैसा आता है, पिंक कलर का आता है। कॉम्प्लेक्स X विच हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑब्वियसली 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और इसी को यहां पर नाम दिया गया है X, इसी को नाम दिया गया है भैया जी X। अगला देखते हैं, दिस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद कंसंट्रेटेड HCl। अब इसको लिख लेते हैं, अब थोड़ा बुद्धि लगाना है, पहले तो कुछ ना कुछ याद करने के लिए दिया है ना। ऐसे क्वेश्चंस एक्चुअली पहले जी एडवांस पूछा करता था, अभी जेई मेंस पूछ रहा है, ठीक है जी। तो ये लिखा है यहाँ पर 2+ है, ठीक। अब इसमें इन्होंने कंसंट्रेटेड HCl मिलाया, तो कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स कैसा बनने वाला है, आप समझ रहे होंगे, कोबाल्ट होगा, क्लोरीन होगा। अब ये भी पॉसिबल है कि हेक्सा क्लोराइड बन जाए, है ना, ये हेक्सा क्लोरो कॉम्प्लेक्स बने या टेट्रा क्लोरो कॉम्प्लेक्स बने। अब इनमें संशय है, तो इसको कैसे हमें दूर करना है, समझना। दिस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद कंसंट्रेटेड HCl फॉर्म्स डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स। ये जो बन रहा है ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहां जो कुछ भी बन रहा है वो भैया डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, अच्छा, जिसको हम कह रहे हैं वाई है। तो ये जो कुछ भी बनने वाला है ये वाई बनने वाला है, ख्याल रखना, है ना। यहां पर क्या बनने वाला जी, यहां पर वाई बनने वाला है। तो अब पूछेगा वो कि विच है जेड ज्योमेट्री। अब ये कह रहा है कि इसकी ज्योमेट्री को जेड से बताइए, मतलब जेड मान लेते हैं, तो बताइए XYZ क्या होगा। चलो मान लिया कि आपने ये याद किया, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट है, यहाँ समझिए। अब यहाँ पे यार देखो, ये भाई साहब पिंक कलर के हैं, कैसे हैं, पिंक कलर के, और जो पिंक कलर होता है वो रेड वॉयलेट के बीच में आता है, रेड वॉयलेट के बीच का एक कलर है ना, रेड वॉयलेट के बीच का एक कलर होता है, कौन, पिंक कलर। तो आपको पहली बात तो कलर व्हील पता होना चाहिए। कलर व्हील कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, है ना। कलर व्हील बनाते हैं अपन, फिर इसको यहां से स्लैश मार देते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, इसमें विवग्योर लिखते हैं। क्या, विवग्योर कैसे लिखते हैं, देखना, हम लिखते हैं वी, आई को छोड़ देते हैं, बी होता ना, आई छोड़ दीजिए, VIBGYOR, विवग्योर, ठीक है। ओके, यहां पे देखना, मैंने क्या बताया कि जो आपका पिंक कलर होता है वो रेड वायलेट कलर होता है, मतलब कि यहां कहीं लाइन पे आएगा, इस लाइन पे रेड एंड वायलेट के बीच में कहीं पर पिंक कलर आता है। इतनी बात समझ में आई।
क्या आता है, पिंक कलर आता है। अगर पिंक कलर का ये दिख रहा है तो उसने कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करा होगा। अगर ये पिंक कलर का दिख रहा है तो इसने कौन सी लाइट एब्जॉर्ब की होगी, अपने सामने यहां पे किसी को एब्जॉर्ब करा होगा उसने, यहां ग्रीन और येलो के बीच का कोई वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब करा होगा, है ना। ग्रीन और येलो कलर के वेवलेंथ को इसने क्या करा होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई। यहां के किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, यहां के किसी वेवलेंथ को इन्होंने एब्जॉर्ब किया होगा। अगर इन्होंने यहां कहीं के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करा है, इसका मतलब क्या हुआ समझना, इसका मतलब हुआ कि यहां पर देखिए इस वाले रीजन में फ्रीक्वेंसी हाई है, अरे भाई रेड के पास फ्रीक्वेंसी कम है, यहां की तरफ बढ़ते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब गैप ज्यादा है। अगर गैप ज्यादा है तो इसका मतलब जो T2 और ये देखिए EG और T2G का बीच का जो ये गैप है, ये गैप ज्यादा मिलेगा यहां के केस में, ठीक है। अभी फिलहाल कंपैरिजन करवा रहा हूं, किससे मिलेगा आप समझना। ये जैसे डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, अगर ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब कैसा भैया, देखो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, अगर ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये ऑरेंज कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। अगर मैं बात करूं इसके और इसके वेवलेंथ में तो ये कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, ये हायर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और ये जो है लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, लोअर वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई क्या। अरे भैया कुछ नहीं है, सिंपल बताऊं, कठिन लग रहा हो तो दोबारा सुनिए। ये कैसा है, ब्लू कलर का, अगर ब्लू कलर का है तो ब्लू के सामने ऑरेंज है, तो ब्लू के सामने ऑरेंज, इसका मतलब ये ऑरेंज कलर को खाता होगा, और ऑरेंज कलर की जो ऑरेंज कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे किससे, ये कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, तो आप कह रहे थे ग्रीन और येलो के बीच का कोई लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ग्रीन ही मान लें अगर, तो ग्रीन का जो लैम्डा वैल्यू है वो कम होगी ऑरेंज वाले से। इतनी बात तो ठीक है ना। तो बस यही कह रहा हूं यार कि ये वाला ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब इसका लैम्डा कम है, और ये जो है ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब इसका वेवलेंथ ज्यादा है। अब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका मतलब वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल है, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है टेट्राहेड्रल के केस में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता है भैया जी, कम होता है। वो क्या होता है, कम होता है। तो ये ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से ये जो है पिंक कलर से सीधा देख रहे हैं डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, और कोबाल्ट 2+ के लिए यहाँ 2 नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो इसको भैया इस तरीके से सोचना है, ठीक। अब अच्छा देख लेते हैं, इसका मतलब जेड क्या है, इसका इसकी ज्योमेट्री पूछा था ना, तो ज्योमेट्री ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल निकल करके आएगी, तो पहला वाला ऑप्शन देख लीजिए सही हो जाएगा। हल्का सा लॉजिकल था भैया यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कलर को लेकर के, ठीक। अगला देख लेते हैं। इफ द CFSC ऑफ टाइटेनियम H2O6 3+ इज दिस। अच्छा टाइटेनियम क्या लिखा है भैया, 3+, स्कैंडियम टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम ना, तो होगा D1 सिस्टम। D1 सिस्टम के लिए इन्होंने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बता दी है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू -96 किलो जूल पर मोल। अच्छा पर मोल में डिफाइन है, ठीक है। अब D1 के लिए आप बताइए CFSC कैसे निकाला जाएगा। यहां पर क्या है, हेक्सा का कॉम्प्लेक्स, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, तो यहां पर क्या होगा, आप कहेंगे एक होगा T2G, यहां है भैया ये है T2G और EG है ना, तो D1 का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, D1 का मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है जी। बताइए किससे मल्टीप्लाई करा जाए, हम क्या पढ़ते हैं ऊपर, और यहां से अगर नीचे जाना हो कितनी एनर्जी ड्रॉप करते हैं, हम कहते हैं 3 ऑर्बिटल्स नीचे हैं तो हम लिखते हैं -0.4 डेल नॉट, ऊपर वाले के लिए क्या लिखते हैं 0.6 डेल नॉट, टोटल जोड़ करके कितना हो जाता है, डेल नॉट आता है इन लोगों के बीच का गैप जो होता है ना। अच्छा ठीक है जी, अब समझाइए कि यहां पर कितना आएगा, यहां पर बताइए कितना आएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन से। तो आप कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन है और इसको मल्टीप्लाई करना होगा कितनी एनर्जी से, -0.4 डेल नॉट से, तो एक्चुअली ये जो है इतने के बराबर है, ये जो है इतने के बराबर है ना। तो ये तो मैं एक एटम के अंदर निकाल रहा हूं, ये तो इन्होंने पर मोल में लिखा है, तो पर मोल को तो भैया सुधारना पड़ेगा पहले। आइए देखते हैं क्या लिखेंगे, 96 किलो जूल था, किलो को क्या लिखेंगे 10 की पावर
+3, 10 की पावर +3, तो किलो हट गया, जूल आया। पर मोल, मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, Na बोलते हैं ना, तो यहाँ मोल, एक मोल में इतने होंगे ना भैया जी, हाँ, तो यहां से पर मोल से भी कन्वर्ट हो गया, तो जो कि इतने के बराबर है ना। अब कैलकुलेशन लगा लीजिए तो शायद जवाब आपको मिल जाएगा, लगा ले जाएंगे ना, कोई और चीज तो बाकी नहीं है। ये क्या है, ये है, हाँ ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। तो यहां से आप डेल्टा नॉट की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम एट वेवलेंथ। अच्छा, ये भैया इन्होंने वेवलेंथ पूछा हुआ है, इन्होंने यहां पर वेवलेंथ पूछा हुआ है, तो ये जो इनके बीच का गैप होता है डेल नॉट, इनके बीच का जो गैप है डेल नॉट, यही hc/λ के बराबर होता है। इनके बीच का जो गैप है डेल नॉट, वो hc/λ के बराबर होता है। ये वही लैम्डा है जिससे यहां से यहां ट्रांजिशन किया जा सकता है, इसी वेवलेंथ पे किया जा सकता है। इसका मतलब मुझे डेल नॉट की जगह पर भैया hc/λ रखना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, समझ लीजिए बस, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हटा दीजिए, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0.4 डेल नॉट को मैं लिख दूंगा hc, तो h की वैल्यू क्या है भैया, 6.4 इंटू 10 की पावर -30, 10 की पावर -34, ये तो हो गया भैया h। c क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8, ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड में ही है, क्लियर है। अब डिवाइड बाई, अच्छा इन्होंने यार एवोगैड्रो नंबर दे रखा है भाई, मैंने थोड़ा गड़बड़ी क्या कर दी कि मैंने अपने हिसाब से छाप दिया, इन्होंने दिया हुआ एवोगैड्रो नंबर 6, तो ये भैया लिखना पड़ेगा 6, क्लियर है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर मामला, यस सर। अब देखिएगा, ये तो मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू, और लैम्डा ये हमें पता करना है, लैम्डा हमें पता करना है, और यहां पर इस पूरी वैल्यू को छापे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23, कैलकुलेट कर लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। इससे भैया लैम्डा की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, कैलकुलेशन आपके हत्थे है, इसको आप करके यहाँ पर जवाब पुट कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ 480 नैनोमीटर आता है, जब मैंने कैलकुलेट किया था, मैंने तो भैया फ़ोन से कैलकुलेट किया था, ठीक है जी, आपको भैया अपने हाथ और दिमाग लगाने पड़ेंगे। Which of the following complex will show largest splitting of d orbital? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कहां होगी, जहां पे ज्यादा बढ़िया वाला लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चेक करना है, ये रहा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अच्छा है ना, यहां पर भी आयरन +3 में, सब में आयरन +3 में ही है, चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन Cn नेगेटिव क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ सबसे खतरनाक वाली स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि लिगेंड हमारा जबरदस्त है, उसका लिगेंड फील्ड शानदार होगा, तो मेटल के डी ऑर्बिटल्स आसानी से स्प्लिट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच है 0 आइसोमर, क्या पढ़ रहा हूं मैं, ओहो 2 आइसोमर, देखिए दुई आइसोमर कहां पे, दुई भैया, यहां कोई आइसोमर ही नहीं हो सकता, हिया भी नहीं हो सकता, हिया भी नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है, क्या ही पूछा इन्होंने यार, है ना, यहाँ पॉसिबल नहीं, एक ही होगा, मैंने भी चेक नहीं किया क्या होगा, लेकिन क्या होगा बता देता हूं, जो NO2 है वो क्या करेगा भैया जी, एक बार नाइट्रोजन से कनेक्शन बनाएगा, एक बार नाइट्रोजन से कनेक्शन बनाएगा NO2 नेगेटिव, और दूसरी बार क्या करेगा, बताइएगा नाम क्या होगा इसका, बताइएगा इसका नाम क्या होगा, एक बार इनके थ्रू बनाएगा, हाँ लिंकेज आइसोमर बोलते हैं क्या, इस आपके पर्टिकुलर लिगेंड में दो जगह से कनेक्शन बनाने के तरीके हैं, तो लिंकेज आइसोमर्स क्रिएट होंगे दो, एक बार इसको कंसीडर करिए, अगले वाले में इसको कर लीजिए, ठीक है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, भैया इन्होंने तो थका दिया, इतना पूछते हैं, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है, जबरदस्त बात है कि हर बार वो स्पिन पूछते, तुमसे गलती ना हो भैया, तुम यहाँ भी गलती कराए तो समझ लेना कि भाई फिर तो समझ लो ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, यहां पर बताया उन्होंने कि Mn+2 है, Mn+2 का मतलब D5, हाईएस्ट जाता है भैया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हैं तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या लिखा जाए, नियरेस्ट इंटीजर में 5 पॉइंट समथिंग, और जो समथिंग है वो 0.5 से ज्यादा रहता है हमेशा, है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 6, नियरेस्ट इंटीजर में ये 6 वैल्यू लेकर के आएगा, है ना 6, ओके। अगला देख लीजिए, Which of the following are the example of double salts, इसमें से कौन सा ऐसा जो डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, देख लेते हैं, FeSO4 NH4 twice SO4.6H2O, मोर सॉल्ट, ये तो है भैया जी डबल सॉल्ट, ये तो भैया जी डबल सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है जी, है ना, दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, आपस में रिएक्शन नहीं करते ये, है ना, इससे ज़्यादा क्या रिएक्शन करेंगे,
ये देखिए फिट करी, ये भी रिएक्शन नहीं करता, ये अलग है ना, ये अलग है, ये आपस में क्या ही रिएक्शन करेंगे यार, यहाँ दोनों में सल्फेट सल्फेट ही तो है ना। लेकिन यहाँ देखिए ये भैया, ये पहचानिए क्या लिखा है, CuSO4 डॉट 4 टाइम NH3 डॉट H2O। यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पर तो आपस में हो जाएगा रिएक्शन, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्या लिखा जा सकता है, CuSO4, अच्छा ये देखिए क्या होगा, आपस में 4NH3 क्या करेगा, कॉपर का 2+ देखने के बाद NH3 हो जाता है प्रसन्न, है ना। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाता है। आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी होगी, P ब्लॉक में भी आपको ये बात बताई गई थी, है ना, जब हम पढ़ते हैं कि कॉपर 2+ का डिटेक्शन करता है NH3, ठीक है, तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स आता है, याद करिए, लिखते थे डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर होगा 2 नेगेटिव काउंट, यहाँ पर क्या होगा 2+, यहाँ पर होगा 2+, काउंटर करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंट होगा सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ठीक, और इसके बाद लिख देंगे डॉट H2O। तो ये तो भैया आपस में ही रिएक्शन कर गए और उन्होंने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है भैया ये, यहाँ पे जो सेकंड वाला है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो डबल सॉल्ट नहीं है। सेम तरीके से यहां पर भी लिखना होगा, एफिशिएंट ट्वाइस 4 टाइम एन केसीएन के साथ ये आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। यहां पर क्या बनता है, K4FeCN6, K4FeCN6। तो ये भी क्या है, एक समझ गए ना बात को, ये आपस में रिएक्शन कर जा रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब 1/3, ये रहा, पहले जवाब मिल गया जी। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट एंड गिवन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस, अच्छा 3.9 बोर मैग्नेटॉन अगर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर 3 है ना, 3 पॉइंट समथिंग। तो ये 3 क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है, ठीक है। यहां पर आपको चेक करना है कि कहां पर 2+ के अंदर, कहां पे 2+ के अंदर जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये भी चेक करवाओगे क्या, सर पूरा करके जाना होता है। यहां पर आइए भैया, यहां पे क्या होगा D7, यहां पर क्या है D7, वाटर के साथ है, तो इस तरीके से ये क्या है भैया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही है ना। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हो ना, कि ये जो आपका वाटर है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। ये D6 है, संभव ही नहीं है कि दोनों में 3 अनपेयर्ड आ जाए। क्रोमियम 2+ की बात करें, क्रोमियम 2+ की बात करें तो भैया जी यहाँ पर D4 हो जाएगा। Mn2+ की बात करें तो D5 हो जाएगा। वैनेडियम 2+ की अगर मैं बात करूँ तो स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम मीन्स यहाँ पे D3 हो जाएगा। कोबाल्ट 3+ की बात करें तो D7 हो जाएगा। यहाँ पे कहीं नहीं मिल रहा क्या, D7 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे मिलने का चांस दिख गया। यहाँ तो 3 अनपेयर्ड होंगे, अगर मैं 7 को बनाऊँ तो कैसे बनाऊंगा, 1 2 3 4, ठीक है जी, 7 हमें फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है जी। इन दोनों में ही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से 3.9 यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन आ रहा है। क्लियर है, यस, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, द स्पीशीज दैट हैज अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.9, कुल मिला के 5 दिखे, समझ जाइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। बस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 आपको छाट लेना है। कहां पर आएंगे 5, बताइए, 5, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.9 बोर मैग्नेटॉन। ओह, एक ही है, एक्चुअली मुझे लगा सारे निकल के कॉम्प्लेक्स, तभी मैं देखने लग गया, एक ही है, यही तो पॉसिबिलिटी, अदरवाइज है ही नहीं कहीं। Mn+2 में ही सिर्फ आपको यहाँ D5 मिल सकता है। यहाँ सोच के देखो ना, निकल 2+, यहाँ निकल पे कोई चार्ज नहीं है, तो भैया यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा इन केसेस में जो ऊपर देख रहे हो तुम। बताता हूँ, यहाँ पे क्या है D5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसका जवाब तो यहाँ पे होगा। और अभी हमने पीछे इन पर चर्चा भी करी थी, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें है, इनमें तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पूरी तरह से डायामैग्नेटिक है। ये भी भाई साहब डायामैग्नेटिक है, ये दोनों ही डायामैग्नेटिक नेचर के हैं, ये भी, हाँ ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, निकाल के चेक कर लेंगे, पीछे बताया जा चुका है ना। आइए आगे देखते हैं। For D4 metal ion in an octahedral field, the correct electronic configuration is,
अच्छा, उन्होंने सिचुएशन बदली है और बताना है, तो कोई बात नहीं, मैं दोनों बना के दिखा देता हूँ। D4 के केस में समझना, अगर वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो दूसरी सिचुएशन बनेगी, वीक फील्ड लिगेंड रहा तो दूसरी सिचुएशन बनेगी। क्लियर है ना? आइए देख लेते हैं। ये भैया जी Eg, ये रहे हमारे T2G। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, Eg तो मान लो मैं यहीं रख लेता हूं, लेकिन T2G भैया करीब में होंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा जब यहां पर होगा वीक फील्ड लिगेंड। बोल लो भैया, है ना? यहां पर गैप ज्यादा, यहां पर गैप कम, है ना? आइए, अगर मैं बात करूं D4 की, तो ये गैप ज्यादा तो क्या होगा, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर हो जाएगा। क्यों पेयर होगा? क्योंकि ये जो डेल नॉट की वैल्यू है, ये जो डेल नॉट की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे पेयरिंग करा लेता है। जब पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो वो पेयरिंग करा लेता है। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, देखो ये वैल्यू क्या है, छोटी सी है, ये वैल्यू क्या है, डेल नॉट, ये वैल्यू क्या है मेरे भाई, छोटी सी है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, यहां की कंडीशन क्या है कि डेल नॉट जो है वो कम होता है पेयरिंग एनर्जी से। जब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वो ऊपर जाना चाहेगा, नीचे पेयर कराना नहीं चाहता। 1 2 3 4, समझ गए बात को? तो भैया जी यहां से एक बार देख करके भर लेना, अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है जी? बोलो बोलो बोलो। तो ये कंडीशन लिखी गई है और यहां बताना, जैसे यहां पे क्या लिखा है कि डेल नॉट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। तो देखो लिख दिया T2G में 4 है, नहीं T2G में 3 होना चाहिए, तो पहला गलत हो गया। अब डेल नॉट इज ग्रेटर देन P, तो यहां पर कह रहा है T3 होगा, ये भी गलत है। इसको देखते हैं, P क्या है, ज्यादा है। अगर P ज्यादा है तो देखिए 3 2, ये वाला सही है, मैच कराओ। देखो डेल नॉट की वैल्यू कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो इसके लिए 3 T2G में होगा, 1 यहां पर होगा। कहानी क्लियर है? तो यही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSC फॉर अ हाई स्पिन D6 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा है D6 लेकिन एक बार ऑक्टाहेड्रल में भरना है, हाई स्पिन में। हाई स्पिन का मतलब क्या हुआ जी, आपको पेयरिंग नहीं करानी है, स्पिन हाई रखनी है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रखने हैं, हाई स्पिन का यही मतलब होता है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, तो ऑक्टाहेड्रल की फील्ड में क्या होगा, बोलो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होगा? आप कहेंगे भैया जी यहां पर होगा Eg एंड T2G। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 6 हाई स्पिन में, तो 1 2 3, पेयरिंग मत कराओ, 4 5, यहां तक पहुंचने के बाद आप पेयरिंग कराओ नीचे 6। तो ये तो हो गया कहानी किसका जी, हाई स्पिन D6 ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल हो, कैलकुलेशन आप शुरू कर दीजिए, जवाब आपको ही बताना है जी, है ना? आइए, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे कि भैया ऊपर जो है क्या रहता है, T2 रहता है, ऊपर रहता है T2 और E रहता है नीचे। अब गैप समझना, ऑक्टाहेड्रल में हमेशा गैप ज्यादा होता है, यहां टेट्राहेड्रल में गैप कम होता है ना। तो हम एक साथ कई कॉन्सेप्ट सीखते जा रहे हैं। 6 लोगों को भरने हैं, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि इन दोनों में बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। क्वेश्चन कुछ 20 तरीके से बन सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो चलिए CFSE को कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे की तरफ एनर्जी कितनी लिखी जाती है ना? तो आप क्या कहेंगे, -0.4, ये डेल नॉट लिखा जाएगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है। नीचे का नंबर 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर भैया 2 इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.6 डेल नॉट लिखना ही सर्वथा सत्य है, कैलकुलेशन से आप निकाल लीजिएगा। यहां पर बताइए, यहां के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की मैं अगर बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन भैया नीचे की तरफ 0.6 लेकिन माइनस के साथ डेल नॉट लिखा जाएगा, और प्लस में बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे और हर के लिए क्या होगा भैया जी, प्लस 0.4 है ना, 0.4 डेल नॉट। तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। ठीक, आइए, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस इज। अच्छा इन्होंने देखो जवाब भी बता रखा है कि डेल नॉट इज, इन्होंने बताया भैया देखो बच्चों तकलीफ मत लो, मैं तुम्हारे लिए जवाब लेकर के क्या आया हूं कि डेल नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब पेयरिंग होगी, क्योंकि एनर्जी कम है। एनर्जी कम होने का मतलब समझते हो, पेयरिंग एनर्जी कम मतलब पेयरिंग में कम एनर्जी लगेगी तो वो पेयरिंग कर जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है जी, हाँ।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए तो 3 फ्लोरीन है, वाटर तो न्यूट्रल था, तो कोबाल्ट पे हो गया 3+, कोबाल्ट 3+ मतलब D6, और D6 में, और ये किसकी कंडीशन है भैया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन है, ये सिचुएशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की है मेरे भाई, है ना, जब पेयरिंग एनर्जी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या है, देखें ये जो गैप है ये डेल नॉट बड़ा है पेयरिंग एनर्जी से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर है T2G और यहाँ पर है EG। समझना क्या होगा, D6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे। अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कर गए तो हमसे पूछा क्या गया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो CFSE इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई, नीचे T2G के लिए कितना होता है, -0.4 डेल नॉट। तो क्या मुझे हक नहीं है ये लिखने का, बोलिए बोलिए बोलिए, बराबर हक है जी, हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, अभी पेयरिंग एनर्जी मैंने छोड़ा हुआ है, तभी मैं कहूँ कि कहाँ, हाँ ये तो सही है, बट पेयरिंग एनर्जी तो अभी लिखना है ना जी। हाँ, तो D6 को अगर नॉर्मल जिंदगी में देखें तो अगर किसी D ऑर्बिटल में मुझे D6 भरना हो तो कैसे भरेंगे, 1 2 3, ठीक है, D6 भरना हो तो कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6। D6 इस तरीके से था, जब वो स्प्लिट हुआ तो ऐसे से टूट गया, इस तरीके से स्प्लिट होकर के टूट गया, तो पहले से ही एक पेयरिंग थी, है ना, तो एक पेयरिंग एनर्जी को आप हटा दीजिए तो 2 पेयरिंग एनर्जी बचेगी, तो इसके में क्या करिए, +2p लिख दीजिए। समझ बात आ गई, पहले उसको इस बॉक्स वाले में जैसे भरते हैं ना वैसे भर दीजिए। तो यहां पर देखिए एक पेयरिंग पहले से थी, लेकिन यहाँ पे 3 पेयरिंग है, तो पहले से एक पेयरिंग तो निश्चित रूप से एक को कराने में आपने मेहनत नहीं लगाई है, बाकी 2 में हुई होगी, तो 2 का हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, तो जवाब के तौर पे ये निश्चित रूप से सच होगा, कोई शक तो नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, द पेयर इन विच बोथ द स्पीसीज हैव द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, थका दिया जी मैग्नेटिक मोमेंट ने, सेम मैग्नेटिक मोमेंट है ना, एक ही बात बार 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 बार, अब नालायकों गलती करके मत आना, इतना कर लो प्रैक्टिस कि भैया गलती हो ही ना, यार इसमें उसका कुछ होता नहीं है, बहुत छोटू सी बात है, मेरा खुद का बताने का मन नहीं। आइए देखते हैं, क्रोमियम का जो 2+ है, क्रोमियम के 2+ का मतलब D4, ठीक है, यहां पे बात करें तो आयरन का 2+ का मतलब है जी, आयरन का 2+ का मतलब है भैया D6, D6 कहीं मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि मैंने कहीं आयरन के 2+ को D7 लिख दिया है क्या, एक मिनट, ये गड़बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, वैसे देखता हूँ मैं, कोबाल्ट, अच्छा नहीं कोबाल्ट 3+ था, कोई बात नहीं, कोबाल्ट 3+ था, बस 1 मिनट दीजिए, गलत नहीं जाना चाहिए ना, हाँ नहीं है, एक्चुअली कोबाल्ट 3+ था, अभी लिखा था हमने, मुझे लगा कहीं हमने गलती तो नहीं कर बैठे हम, ठीक है, आइए देखते हैं जी, है ना, आइए यहाँ पे देखते हैं भैया, तो इन्होंने पूछा है कि सेम मैग्नेटिक मोमेंट मिलना चाहिए, मतलब कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 अनपेयर्ड है, यहाँ पर भैया कितने होंगे, यहाँ पर बताइए, यहाँ पे भी 4 अनपेयर्ड हो गया, ले भैया कहानी खत्म। D4 का मतलब क्या है, D4 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड, लेकिन अगर मैं इस तरीके से भरूं, 6 को भरूं, 1 2 3 4 5 6, तो भैया 4 अनपेयर्ड यहाँ पर भी आएगा। लो भैया जी, अच्छा किया इन्होंने पहले जवाब दे रखा है ना। द मॉलिक्यूल इन विच द हाइब्रिड molecular orbitals involve only 1 d orbital of the central atom। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में चेक करो कहां पर सिर्फ एक ही d ऑर्बिटल यूज किया जा रहा है, तो बस हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव में भैया जी है निकल पर 2+ और यहां है D8, ठीक है, तो D8 के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो वहां पर उसका जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर प्लेनर निकल करके आती है, क्या, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर के लिए हम लिखते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां देखिए XiF4 में क्या, जेनॉन के ऊपर 2 लोन पेयर बचते हैं, तो 2 लोन पेयर 4 और बॉन्ड, तो टोटल 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। अच्छा, इन्होंने एक ही तो पूछा था, ओनली 1, अच्छा है कि इन्होंने जवाब पहले ही दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बाकी बताऊंगा, है ना। यहां पर क्या बोलोगे, यहां पर क्या है, क्रोमियम 3+, यहां पर निकालोगे तो निकलेगा क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ का मतलब D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या है, D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर D3 हुआ इसका मतलब क्या हुआ, D के
दो भैया अभी हमें खाली मिल जाएंगे, तो 1 2 3। तो देखिए 3D के दो खाली मिल गए, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन यहां पर क्या होगा बोले, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, D2sp3 इनर कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा, है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। अब BrF5 की बात करें तो ब्रोमीन पर एक होता है लोन पेयर, तो यहां पर आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सब कुछ बता दिया, जवाब भी बता दिया है। आइए ये क्वेश्चन एक बार देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो चलिए देख लेते हैं। लिखा है, अच्छा ये सवाल तो अभी मैंने कराया था आपको, याद करिए, केवल OX की जहां पर EN लिखा हुआ था, बाकी सारी चीजें सेम थे। चलिए देख लेते हैं, इनका जवाब पहले ही मिल जाएगा तो कोई बहुत ज्यादा सरदर्द की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आइए देखते हैं, सिस Cr2Cl2, तो सिस लिखा है तो क्रोमियम यहां लिखा, तो एक क्लोरीन यहां लिख दीजिए, क्लोरीन यहां। सिस का मतलब दोनों को क्या करना होता है, 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। OX का मतलब ऑक्सलेट, तो ऑक्सलेट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इस तरीके से, OX लिख करके। ऑक्सलेट तो जानते हो ना कैसे लिखा जाता है, OX पर होता है एक्चुअली 2 नेगेटिव, फॉर्मूले वाइज देखोगे तो C2O4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज देखना चाहोगे, चलो भैया दर्शन कर लो, दर्शन करो, चलो नमस्ते प्रणाम बोल के निकल सकते हैं आप। इस तरीके से शकल सूरत बनती है इसकी, ठीक है। ओके, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? जवाब है हाँ, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको काट ही नहीं सकती, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इसको काट ही नहीं सकती मेरे भाई, है ना, कभी भी इसको कट नहीं करा जा सकता। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ, देखो ऐसे कम समझ में आता है, अब थोड़ा दिखेगा, है ना। ओके, यहाँ पे कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगाई जा सकती, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, क्लियर है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाई ही नहीं जा सकती। बाकी ट्रांस में क्या होगा, दो क्लोरीन ऊपर नीचे होंगे तो बीच में प्लेन चला जाएगा, ट्रांस वाले में बीच में चला जाएगा। एकदम एग्जैक्टली सेम कॉपी कर दिया है भाई, बस खाली OX यहाँ पे EN लिख दिया था वहाँ पे, कोई बात नहीं। अब वही है, जब इतने ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे तो एकदम सेम क्वेश्चन पूछने का उनका हक भी बन जाता है ना। आइए देखते हैं, RuEN थ्राइस Cl2, तो यहाँ पर क्या आएगा, Ru पर है 2+, है ना, Ru2+, और यहाँ पर EN लिखा हुआ है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। बल्कि मैं कहूँ कि Ru2+ का मतलब क्या हुआ, ये आएगा कहाँ पे, पहले ये समझो, फिर रोया ओसामा, इस तरीके से याद करते हैं ना, फिर रोया ओसामा, तो आयरन के नीचे आता भैया जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनसे मैच करता हुआ जी आएगा। क्लियर है, कोई शक कोई समस्या है ही नहीं, है ना। तो ये Ru कहाँ पर है, कहाँ का है, अगर कोई भी मेटल जो है 4D का हो और 5D का हो और वो किसी भी लिगेंड के साथ हो ना, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है ना। जो कहानियां हम पढ़ते हैं वो सब 3D मेटल्स के लिए होती हैं। अच्छा, इसका मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर यहाँ D6 ही आएगा। अरे आयरन का जो होगा D6 इनका भी D6 ही आएगा ना, 2+ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको D6 बनाना है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड समझ के बनाना है, क्योंकि ये मेटल कहाँ का है, 4D का, तो 4D के साथ कोई भी जो भी लिगेंड लोगे वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो कैसे, Eg और T2G के बीच में गैप ज्यादा होगा, Eg और T2G के बीच में गैप ज्यादा होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से भरेंगे, क्लियर है। तो देखिए या तो ये सही है, क्योंकि Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ आयरन पर 2+ है, अब आयरन 2+ वाटर के साथ है तो क्या है भैया, वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड अगर D6 हो, वीक फील्ड लिगेंड D6 हो, तो मैं यहाँ पर देखिएगा यहीं बगल में आयरन 2+ वाला बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड, इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं ये हटा रहा हूँ, समझा तो दिया ही मैंने कि क्या होगा कि अगर यहाँ 4D एंड 5D सीरीज का कोई मेटल होता है तो उसके साथ चाहे जो आप लिगेंड लेंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर Eg T2G की मैं बात करूँ तो अगर ये ईजी है तो T2G भैया यहाँ आएगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। देखिए स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, गैप ज़्यादा होता है, वीक में क्या होता है, गैप कम होता है। तो गैप कम है, देखिए 1 2 3 4 5 6, हाई स्पिन होता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूं ही बता दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 2, T2G में 4 इलेक्ट्रॉन है, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली बात देखिए सही है, ये वाली बात भैया जी सही है। मामला क्लियर, अगला देखते हैं। ए कॉम्प्लेक्स A हैज अ कंपोजिशन ऑफ H2O6
लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, H2O कितनी बार है भैया, 6 बार, फिर इन्होंने 3 बार क्लोरीन ले रखी है और 1 बार क्रोमियम ले रखा है। इफ द कॉम्प्लेक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 करता क्या है भैया, डिहाइड्रेशन करता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन करता है। क्या करता है मेरे भाई, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। और कौन सा वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, क्या जो लिगेंड है वो नहीं, जो कॉम्प्लेक्स के बाहर रहता है ना, जो हाइड्रेट के फॉर्म में रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में रहता है, उसको ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो लिगेंड बना रहा है उनके रूप में नहीं। ठीक है जी। तो अच्छा क्या हुआ, तो ये कह रहे हैं कि कुछ यहां पर बनेगा तो क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स बना उसमें इन्होंने देखा कितना लॉस आ रहा है ओरिजिनल मास का। यहां जो कोई भी कॉम्प्लेक्स बना, मान लीजिए मैंने कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने एक्स रख दिया, ये कॉम्प्लेक्स का नाम मैंने एक्स रख दिया, ठीक है। तो जो ये कॉम्प्लेक्स एक्स बना, कहीं एक्स को आगे यूज तो नहीं किया, नहीं। तो जो कॉम्प्लेक्स ये एक्स बना, इसके अंदर देखने को क्या मिला कि 13.5% मास घट करके मिला है। अगर मान लो इसका मास जो है कितना हो, मान लो y है, तो ये जो है y माइनस 13.5 मल्टीप्लाइड बाई y डिवाइड बाई 100, यही है ना, डिवाइड बाई 100, इतना कम हुआ मिला है। लेकिन अपने को इससे क्या लेना देना, ऐसे ही निकालेंगे ना भैया, इतना कम हुआ है, इतना परसेंट कम हुआ, y का इतना परसेंट कम हुआ है, ठीक। तो इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन छोड़ो, ये अपने को नहीं करना, भी समझाता हूँ क्या करना है। अब वो पूछ क्या रहा है, द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए, इन्होंने इसको ए घोषित भी नहीं किया। अच्छा, ये रहा ए, ये है ए, ये है ए। अब ये पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल जो शुरुआत जहां से हुई थी उसका फॉर्मूला बता दीजिए जी। अच्छा जी, तो समझते हैं। अब इन्होंने देखो तो यार मास का लॉस दे रखा है, तो काम बन जाएगा, कहानी समझ में आ गई। परसेंटेज ऑफ मास जो कि लॉस हुआ है वाटर के रूप में ना, ये लॉस क्यों हुआ होगा, वाटर के रूप में लॉस हुआ होगा, है ना। तो वाटर कितना निकला, तो आप कहेंगे 13.5% निकला, 13.5% निकला। आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे कि मान लीजिए कि x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है गायब हो गया। तो एक बात बताइए, x मैंने क्या बोला, x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो अगर मैं वेट में लिखूं तो H2O के लिए क्या लिखूंगा, H2O के लिए क्या लिखूंगा, 18 लिखूंगा ग्राम पर मोल में ना। तो ये लिख दूंगा कि ये मास मैंने यहां लिख दिया, डिवाइड बाई टोटल मास कितना होगा, टोटल मास। तो देखिए यहां पर कितने होंगे, हाइड्रोजन गिनो कितने हो गए, 2 6 12 हाइड्रोजन है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितने भैया 6, तो 16 मल्टीप्लाइड, ऑक्सीजन का कितना होता है भैया 16 ना, मास की बात चल रही है ये भैया, मास की बात चल रही है। तो ऑक्सीजन के लिए हम कितना लिखेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8 मत लिख देना नालायकों, गलत बढ़ हो जाएगा। वाटर का 18 कैसे आया, ये भी नहीं आता क्या, हे भगवान। H2O का क्या होगा, अरे भैया 2 मल्टीप्लाइड ये आया 18, समझ में आया, हाँ ठीक है। आइए इसके बाद क्या करेंगे क्या, हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने ये निकलवा दिया। क्लोरीन का 3 क्लोरीन, तो 3 मल्टीप्लाइड, एक क्लोरीन का इन्होंने लिखा 35 पॉइंट, कैलकुलेशन है बाकी है कुछ नहीं, है ना, कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। अब बचा भैया एक क्रोमियम, तो इसमें ऐड करिए, क्रोमियम का कितना है भैया जी, मास 52, समझ में आया क्या, ठीक है। तो ये हमने टोटल मास, अरे यार टोटल मास इसका कितना था, इतना था, उसमें से कितना गायब हुआ होगा, मैंने मान लिया कि x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गायब हुआ होगा, तो इतना वेट गायब हुआ होगा, और यही तो है मास परसेंटेज। लेकिन हाँ परसेंटेज है तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेना, है ना, ऐसे तो निकालते हैं भैया जी। तो यहां पर लिख दूं 100, समझ जाओगे, यस। तो आप कैलकुलेट करेंगे क्या, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आपको पता चलेगा ये आएगा करीब करीब 2, ये 2 आएगा जी, कैलकुलेट करके हमने देख लिया करीब करीब 2 आता है। अगर 2 आया तो सोच के देखो भैया, ये x क्या है भैया, ये x क्या है, x इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि गायब हो चुके हैं, x इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो कि गायब हो चुके हैं। इसका मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाइए जहां पर बाहर .2H2O लिखा हो,
जहां बाहर .2H2O लिखा हो, ताकि ये कंसंट्रेटेड H2SO4 इस दो वाटर को निकाल करके लेके चला जाए और इसका 13.5% मास कम हो जाए। समझ में आया? तो दो वाटर हमने हटा दिया, तो बाकी को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे क्रोमियम, कितना H2O बचेगा? 4 H2O बचा, तो यहां पर 4, तो 2 क्लोरीन चाहिए, हेक्सा कॉम्प्लेक्स बनेगा ना जी, तो यहां पर 6, तो इसका मतलब एक क्लोरीन बाहर, तो ये है कॉम्प्लेक्स जी, ये है। समझे? अब इसमें से सोचो, दोबारा सोचते हैं, इसी को दोबारा सोचते हैं। अगर ये है, हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, तो ये जो .2H2O है, ये जो डाइहाइड्रेट है, बाइहाइड्रेट है, यही गायब हो जाएगा, और इसके गायब होने की वजह से इसके पूरे ओरिजिनल मास में से 13.5% मास कम हो जाएगा, क्योंकि दो वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे। अब तो हाँ बोल देना चाहिए भाई, अब तो बोलो जी, मामला सुपर डुपर क्लियर है ना जी। यस, आनंद आया ये सवाल करके? मुझे भी आनंद आया थोड़ा, है ना। कब से वही स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट चल रहा था। फिर से देखते हैं, द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस इज, ये देखो भैया En है, प्लैटिनम ले लो, कितने हैं? 2 और ये, तो 4 मतलब ये क्या हो गया भैया? स्क्वायर प्लेनरी बनेगा, क्योंकि 2+ आएगा, प्लैटिनम 2+, इस तरीके से है ना। आइए देखते हैं, तो यहां पर अगर En है तो आप क्या लिखेंगे कि यहां पर है NH2 ग्रुप, यहां पर है NH2 ग्रुप। वैसे तो सिंपली मैं तुरंत ही बता सकता हूं, लेकिन एक बार देख लेते हैं ना। तो जैसे यहां पर 2 बार NO2 है, तो आप क्या करिए, NO2 दोनों कर लीजिए, एक पेयर ये हो जाएगा। अब NO2 की जगह पर आप एक बार तो NO2 रखिए, लेकिन एक बार पर ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दीजिए, तो एक ये बन जाएगा। दूसरा, यहां पर आप क्या करिए, ONO रख दीजिए, और यहां पर भी ONO रख दीजिए, तो ये 3 सेट बनेंगे, है ना। इन 2 से 3 सेट बनेंगे, है ना। 3 आइसोमर्स हो गए, कहानी खत्म हो गई। समझ में बात नहीं आई? कैसे नहीं आई भाई? अरे 2 लिगेंड्स थे, और ये हैं क्या? ये लिंकेज आइसोमर्स हम शो करते हैं। एक बार नाइट्रोजन से कनेक्ट हो सकते हैं, दूसरी बार ऑक्सीजन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक बार दोनों NO2 ले लो, एक बार दोनों को ONO ले लो, और एक बार ऐसा भी तो हो सकता है एक NO2 ले लो, एक ONO ले लो। ठीक, इन्हीं की जगहों पर बदलते जाओगे, ऐसे 3 आइसोमर्स हमें दिखाई देंगे। बेहद आसान था। अगला देखते हैं, फॉर द ऑक्टाहेड्रल एमेंड, देखो मैग्नीज का जो कॉम्प्लेक्स इन्होंने बताया वो क्या है? ऑक्टाहेड्रल। और अगला जो बताया इन्होंने वो है टेट्राहेड्रल निकल +2 का। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, देख लेते हैं भैया। बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन, ऑब्वियसली ये भी हाई स्पिन हो सकता है, होता ही है। ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों होता है, बल्कि टेट्राहेड्रल, हाँ आपको अक्सर ये हाई स्पिन ही दिखेगा। टेट्राहेड्रल तो निश्चित रूप से आपको अक्सर हाई स्पिन ही दिखेगा। ठीक है, ओके। निकल सेकेंड कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी ऑफ लो स्पिन, ये भी बात सही है। ये भैया बहुत रेयरली जो है आपको लो स्पिन दिखेगा, ये भी अक्सर आपको हाई स्पिन ही दिखता है। टेट्राहेड्रली जितने भी लोग टेट्राहेड्रल होते हैं वो अक्सर आपको क्या दिखते हैं भैया? हाई स्पिन। हाई स्पिन का मतलब आप नीचे की तरफ पेयर नहीं कराते, बल्कि ऊपर जाते हो आप पहली बार। ठीक, विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स दिस Mn2 कॉम्प्लेक्स कैन बी लो स्पिन। यस ऑब्वियसली, वीक फील्ड के साथ हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ जो है लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल के साथ ये होता है। अच्छा, इसका मतलब तीनों सही है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn, देखिए लिखा है इन्होंने येलो कलर का होता है। मैंने बोला ना, ये बात याद कर लीजिए जो आपको टेबल मैंने बताई है, तो ये भैया पिंक कलर का होता है, एक्चुअली पिंक कलर का होता है। तो इसका मतलब यही सत्यानाश है, बाकी मामला ठीक ठाक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ लिखा है? ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा। समझ में बात आ गई? वो याद कर लीजिए, शुद्ध रूप से रट्टा है जी। आइए अगला देखते हैं। कंसिडर दैट D6 मेटल आयन Mn+2 फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स विद एक्वा लिगेंड, मतलब वाटर, एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4.9। 4.9 इसका मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया 4। द ज्योमेट्री एंड द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज, अच्छा वाटर के साथ हैं जी, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आपको चेक करना है कि टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, क्या है, और क्या उसके हिसाब से सही लिखा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख के अपन चलते हैं ना। तो अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रख करके चलें, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमें बताया गया कि D6 है, क्या है? D6 है। तो देखिए भैया D6, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेता, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले लेता, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते? पेयर्ड हो जाते। इसका मतलब ये तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि उन्होंने बताया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बोर मैग्नेट्रॉन के हिसाब से। अच्छा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, फिर क्या है? हाई स्पिन वाली केस खेल जाइए, हाई स्पिन खेल जाइए भैया। तो यहां पर एक बात तो कंफर्म हो गया
कि ऑक्टाहेड्रल में आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मान करके बनाना है। 1 2 3 4 5 6, यहां पे देखिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है मामला ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात समझ के बनाऊं, तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 3 ऊपर होंगे जी, 2 नीचे होंगे, इलेक्ट्रॉन को भरने का चांस आया जी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है, तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो ऑक्टाहेड्रल का हाई स्पिन होगा। ठीक है जी, यही दो पॉसिबिलिटी है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ रहते हुए। अब इनके क्या करो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो निकालना है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देख लेते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू, क्या बोलिएगा आप कि भैया जी ये 4 इलेक्ट्रॉन है, नीचे की तरफ क्या रहता है भैया, -0.4 डेल नॉट, क्या रहता है जी, बोलो बोलो बोलो, क्या रहेगा जी, 4 डेल नॉट। ठीक, और ये ऊपर है भैया 2, तो ये लिखेंगे +2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 डेल नॉट। कैलकुलेशन करेंगे आप, यहां पर कोई भी पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगी, है ना। अरे यार D6 का मैटर है, D6 में आप क्या बोलते हैं भैया, बॉक्स बनाओ, चलो 1 2 3 4 5 6, ये पेयरिंग पहले से थी, स्प्लिटिंग के बाद पेयरिंग नहीं हुई है, पहले से थी, स्प्लिटिंग के बाद वही वाली पेयरिंग है, तो इसका मतलब हम पेयरिंग एनर्जी यहां पर नहीं जोड़ेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, विदाउट पेयरिंग एनर्जी वाले में से कुछ सही है। चलिए देख लेते हैं, इनका भी निकाल लीजिए। इनके अगर मैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात कर दूं, तो यहां पर भैया क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नीचे की तरफ -0.6 डेल टी, है ना। अगर कहीं पीछे मैंने डेल नॉट लिख दिया हो टेट्राहेड्रल, तो समझ जाना पीछे जाके कहीं ना कहीं डेल टी होगा, है ना, ऐसे गलती नहीं करी होगी, अगर होगा तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ, है ना। तो ये 3 का निपटा दिया जी, +3 0.4 डेल टी। ठीक, क्या यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी लिखी जाती है, यहाँ तो कभी लिखी नहीं जाती, है ना। कैलकुलेशन करेंगे शायद यही वाला आता है, एक बार देख लेते हैं। ये माइनस कितना हो गया, 1.8, ये कितना है भैया, 12, मतलब 1.2, इसका मतलब हुआ माइनस, ये रहा। समझ में बात आ गई होगी, यहाँ के कैलकुलेशन से ये आएगा ही नहीं, निकाल के चेक कर लें। देखिए -16 और ये कितना है 12, इसका मतलब -4, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा जी, बात समझ में आ गई, जवाब तो आपको मिल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो आइसोमेरिज्म, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है, कौन सा ऐसा है जो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं भैया, ये भैया देखिए यहाँ पर ये भी शो कर सकता है, ये ऑप्टिकल शो कर देगा, यहाँ तो सिस्ट्रॉन शो कर देगा, ये भी सिस्ट्रॉन शो कर देगा, एक ही बचता है ये। यहाँ पर भी बता देता हूँ, देखो है निकल का 2+, D8, है ना, क्लोरीन यहाँ पे NH3 है, क्लोरीन है, ये क्या बनने वाला है, ये निश्चित रूप से होने वाला है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो sp3। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती मैं यहाँ पर एक लाइन में कहानी ख़त्म कर सकता हूँ कि हाँ भैया क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, टेट्राहेड्रल, क्या है जी, ये टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के केस में ध्यान रखें जी, टेट्राहेड्रल के केस में अगर 2 लोग सेम हो गए, तो क्या बनेगा भैया, पहली बात तो जब 4 के चारों अलग होते हैं तभी वो कायरल होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, अदरवाइज टेट्राहेड्रल में सिस्ट्रॉन्स नाम की कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो यहाँ पर तो भैया कुछ और पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर यही एक शकल सूरत है इनकी, ठीक, बाकी सब में है पॉसिबल। यहाँ पर तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखता है, इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये सब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा। यहाँ पर तो इसका सिस ट्रांस है, यहाँ पर भी सिस ट्रांस है, क्योंकि 2 सेम लोग दिख रहे थे, एक बार सिस, एक बार ट्रांस, एक बार 90, एक बार 180 पर रखा जा सकता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन करते हैं, ये ठीक ठाक क्वेश्चन लगा मुझे, पढ़ के देखते हैं क्या है। सिंप्लीफाइड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ 3 कॉम्प्लेक्सेस 1 2 3, 1 2 3 कौन है, 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो मैं डराने के लिए यहाँ पर ऐसे लिख देता है -6 + n, -6 + n, n+, इनसे कुछ डरना नहीं है, अपने को सोचना पड़ेगा बस आपको, ठीक है। ऑफ Mn + आयन आर प्रोवाइडेड बिलो, है ना, यहाँ पर जो ये मेटल है, इससे कोई लेना देना नहीं खास, ये जो मेटल है उस पर n आएगा, उस पर n आएगा, उस पर n आएगा, दैट्स इट। विद देयर लैम्डा मैक्सिमम वैल्यूज आर मार्क्ड एज ABC। देखिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ABC से बताई गई है, इसका मतलब पता है क्या बता दिया उन्होंने ये बताया कि देखो भैया सिंपल बात है कि हमारे पास ये 3 कॉम्प्लेक्स हैं,
और इन तीनों कॉम्प्लेक्स का जब मैं ग्राफ बनाता हूं, एब्जॉर्प्शन ग्राफ बनाता हूं वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे बताते हैं? हम ये बताते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम, देखो ए वाले का यहां आ रहा है, मतलब ए के कंडीशन में लैम्डा मैक्सिमम कम है, तो बस क्या देखना भैया, लैम्डा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कहां पर कम है, वही इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। कितना आसान है ना? वो तो कठिन करने के लिए ऐसा बनाया जाता है ना? अभी तुम्हें एक बात बताता हूं, ये मैंने टाइप करने को भेजा था, तभी देखोगे तो ये टाइप नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लगाया मैंने, तो मैंने भेजा तो उनको ये लगा कि ये गलती से बन गया है। उनको ये लगा, जो टाइप करते हैं उनको ये लगा गलती से बन गया, तो उन्होंने पता क्या लिख के बना के भेजा, सिर्फ ये लाइन और ये लैम्डा मैक्सिमम ये सब लिखा हुआ है। ये सब उन्होंने कहा कि मुझे लगा इस पर चिड़िया किसने बना दिया है, तो इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट कट करके अभी लगा के लेके आ रहा हूँ इसको, ठीक है? ओहो, इसीलिए कहता हूँ नालायकों, पढ़ा लिखा करो। ओके, ये वीडियो कहीं वो ना सुन लें। ओके, अब एक बात देखते हैं, ठीक है? हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स का आप समझिए कि अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन्स अगर T2G से EG में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब क्या है, ऑक्टाहेड्रल ही हैं, तो उनके जो लैम्डा मैक्सिमम है उसके लिए वैल्यूज लिखी गई हैं, ठीक है? तो जिसका कम है, कृपया ध्यान दें, जिसका लैम्डा कम है उसके लिए हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे ज्यादा जिसका उसको B से, जिसका उससे ज्यादा है उसको हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इतनी छोटी सी बात है, ठीक है जी? अब बताइए यहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है उसका क्या ऑर्डर बनेगा, उसका क्या ऑर्डर बनेगा? यहां पर ऑर्डर बनाने का क्या तरीका है? एक तरीका है सिंपल सा, क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप कहेंगे कि जो NH3 है वो भैया जी बहुत अच्छा डेल नॉट क्रिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू NCS, है ना? और फ्लोरीन रहता है सबसे पीछे, NCS नेगेटिव होता है, तो ये ऑर्डर मिलता है। अगर डेल नॉट का ये ऑर्डर है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, डेल नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, डेल नॉट की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब यहां का जो लैम्डा मैक्सिमम होगा वो सबसे कम होगा। एब्जॉर्प्शन, जो लैम्डा एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, सबसे कम होगा, क्योंकि देखो यार इस केस में NH3 है, NH3 मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां पर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर यहां स्प्लिटिंग ज्यादा है तो क्या बोला जाएगा, बोलो बोलो, यहां पर अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है इसका मतलब वो कम वेवलेंथ की वेव को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब थर्ड से रिलेटेड कौन है भैया, सबसे कम वेवलेंथ वाला ए ग्राफ रिलेटेड है इस थर्ड वाले से, कोई शक की बात ही नहीं है। अब सुनो, F नेगेटिव के केस में सबसे कम स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग क्या करेगा, कम स्प्लिटिंग, एनर्जी गैप कम, तो एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इम्प्रोपोर्शनल रिलेशन में, E बराबर SC बाई लैम्डा, ठीक है? तो अगर एनर्जी गैप कम तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां पे ज्यादा कहां दिख रही है, यहां देखो ना, यहां पे वेवलेंथ लिखा है, तो यहां कम फिर ज्यादा, यहां पे सबसे ज्यादा। इसका मतलब जो फ्लोरीन वाला है वो किससे रिलेटेड है, C ग्राफ से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये B ग्राफ से रिलेटेड होगा। और हर जगह Mn2+ आयन, मतलब Mn+ आयन है सब में, इन सब में जो मेटल प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल लिगेंड से फर्क पड़ रहा था। ऑप्शन है भी नहीं है, थर्ड ए, ठीक है, ये रहा थर्ड ए, बी का है, बी फर्स्ट, ये रहा, ये देखो आसान था कि नहीं देखने में अच्छा था, मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि उन्होंने चिड़िया समझ लिया था इसको। अच्छा जी, अगला देखते हैं, द वन दैट कैन हैव हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अमंग द फॉलोइंग इज, जहां पे ये ग्लाइसिन है और ये बाइपेरिडीन है ना? ये सब आपको आता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या बताना है, हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां देखने को मिलेंगे, बस यही चेक कर लीजिए, कहानी खत्म है। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है भैया, आयरन 2+, आयरन पे क्या है 2+, आयरन 2+ का मतलब D6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यहां पर देखिए EN क्या है, इथाइलिन डायमीन, नाइट्रोजन डोनर, बाई पिरिडीन में क्या होता है, नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होता है, NH3 में तो नाइट्रोजन के थ्रू डोनेट होता है, तो ये सबके सब नाइट्रोजन डोनर्स हैं, और नाइट्रोजन डोनर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, इसका मतलब ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है।
सेम कहानी यहां पर क्या है, पैलेडियम, तो पैलेडियम पर क्या है भैया 2+, पैलेडियम 2+ का मतलब हो गया यहां पर होगा D8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। अरे निकल के नीचे आता ना, ये भी नहीं पता क्या जी, NiPdPt, अगर आप सब में 2+ कर दीजिए तो सब के सब क्या हो जाते हैं, सब के सब D8 हो जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के लिए तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही बनता है, तो स्क्वायर प्लेनर है तो यहां पर निश्चित रूप से हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल कब है, जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या लेना देना होता है, तो इसीलिए क्लास में ध्यान से पढ़ना होता है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बचेगा तभी तो ये D, एक S और P के 2 क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे, क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे। यहां पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा, खत्म है मामला, सारे पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहां पर भी पेयर्ड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी 0 आएगा जी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, n की वैल्यू यहां भी 0। टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम 3+ की बात करूं तो ये D1 सिस्टम है, तो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन यहां चेक करिए, वैसे अगर ये ना देते ना तब भी तुम जवाब बना सकते हो। कोबाल्ट एक ऐसा चीज है ना भैया, कोबाल्ट पे यहाँ पे आएगा 3+, कैसे पता, देखिए OH पे 2 नेगेटिव हो जाएगा, 2 है तो एक ही है, तो 3 नेगेटिव, तो आप क्या करिए =0 करते हो ना, तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ऑक्सैलिक भी लिखा है, ऑक्सलेट लिखा है ना, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा जी, डायरेक्ट देखने के बजाय हम कैलकुलेट कर लेते हैं। OX CO को हम क्या मानेंगे, CO को हम क्या मानेंगे, X मान लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट भैया X है अगर, तो यहाँ पर जो ऑक्सलेट है उस पर कितना होता है भैया -2, ऑक्सलेट पर कितना होता है -2 प्लस 2, OH पे क्या होता है -1 =-1, ठीक है। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है भैया, -6, X की वैल्यू +5 आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं करा हमने, प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, क्योंकि अक्सर +5 नहीं पूछते हैं इसलिए कह रहा हूँ, बाकी अच्छी बात है उन्होंने पूछा हुआ है ना, कोबाल्ट पे अच्छी ही बात है। चलो ये जो उन्होंने दिया है ना ये सही फॉलो हो रहा भी है ना। अगर कोबाल्ट पे बहुत ज़्यादा चार्ज रहेगा तो निश्चित रूप से यार स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, है ना। मेटल पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है वहाँ पे डेल नॉट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है, डेल नॉट की वैल्यू वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा होती है, कहानी ठीक है जी। तो यहाँ पर x क्या है +5 है, ठीक है, मामला एकदम सुपर डुपर क्लियर है। अच्छा कोई नहीं, इन्होंने दे ही रखा था, है ना, मैं फालतू ही मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ पे देखें डेल नॉट इज ग्रेटर देन P, तो पेयरिंग एनर्जी क्या है भैया, पेयरिंग एनर्जी क्या है भाई, यहाँ के केस में पेयरिंग एनर्जी मुझे कुछ अभी भी गड़बड़ लग रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि +5 एक्चुअली कभी आता नहीं है, अनयूजुअल कंडीशंस हैं अगर ये हैं भी तो। एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि ये H2O हो, ये H2O हो तो जाके इस पर +3 आ जाएगा, हाँ ऐसा पॉसिबल है फिर, है ना। नहीं तो अगर आप कोबाल्ट पे क्या करेंगे, कोबाल्ट पे 5+ कर लीजिए, चलिए करते हैं। कोबाल्ट 5+ का क्या मतलब है कि आपने क्या करा भैया, देखो 4s2 के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और D में 7 थे, तो 7 में से बचे हुए कितने, 3 निकाल दिए, तो ये कितना बच जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ये बच जाएगा, अगर मैं 2+ करूँ तो ये बन जाता D7, तो यहाँ पे 4 बनेगा, D4, यहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने का चांस भी, चलो अच्छी बात है। कोबाल्ट 5+ अगर बना तो यहाँ पर बनेगा D4, है ना। ऐसा नहीं कि कोई गलती थी, मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा अनयूजुअल कंडीशन होती है कि आपको 5+ का कोई कॉम्प्लेक्स बना करके बोलते हैं, है ना, वो भी कोशिश करते हैं कि वैसा ही कॉम्प्लेक्स हो जो यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं जी, है ना, एग्जिस्ट जो नहीं करते हैं उन पर थोड़ा नहीं बनता, बट ठीक है ये अच्छा है। जवाब हमें आ ही गया कि 4 कितने, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और मुझे भरने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ये रखूँगा मैं Eg और अगला रहेगा मेरा T2, नहीं एकदम सही है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आइए देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल के आएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर कितने, 1, तो जवाब के तौर पर यही सही है, ठीक है। तो हिचकिएगा मत पेपर में, मैं तो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि इन्होंने 5+ कैसे दे दिया, यूजुअली नहीं देते इसलिए, ठीक है, कई बार एक्सप्लेनेशन देके क्या फायदा, नालायक हो, तुम्हें आगे बढ़ जाता हूँ मैं। आइए अगला देखते हैं, कॉम्प्लेक्स CrH2O6Cl3 सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑल्सो रिएक्ट विद, देखो भैया खेल गई है, ऑल्सो रिएक्ट विद AgNO3, ठीक है, और इसका IUPAC नाम भी ये पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नाम में भैया जी ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें ये क्लोरीन बाहर है,
अब कितना बाहर है वो बात की बात है, अभी ये नहीं पता, बट ये पता है कि क्लोरीन बाहर होगा तभी वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और AgCl का हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है रिएक्ट्स विद AgNO3, रिएक्शन के बाद AgCl का प्रेसिपिटेट ही मिलता है। तो ऐसा नाम ढूंढिए इनमें से ऐसा नाम ढूंढिए जिसमें आपको क्लोरीन बाहर लिखा हुआ समझ में आए। ठीक है जी, आइए देखते हैं। हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्लोराइड मतलब ये क्लोराइड तो चलो बाहर है, लेकिन इन्होंने गलती क्या है, नहीं ये तो ठीक लग रहा है, देखिए Cr देख लेते हैं, देखो 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 H2O 6 टाइम, ये तो बन सकता है ना Cl3। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? हेक्सा एक्वा क्रोमियम सही है, और क्रोमियम पे क्या आएगा? थर्ड ही आएगा, मामला सही भी है। क्लोराइड, और क्लोराइड के लिए ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा जाता कभी भी, ऐसी मत गलती कर देना। बाकी चेक करना चाहोगे क्या? बोलो बोलो बोलो, बाकी चेक करना चाहोगे क्या? वैसे यहां तो समझ में आ गया, ये भी देख लेते हैं। टेट्रा एक्वा, टेट्रा को पहले तो क्रोमियम लिख लो, टेट्रा को मतलब 4 बार वाटर, 4 बार वाटर, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो मतलब 2 क्लोरीन अंदर की तरफ है, ठीक है, ओके जी कोई बात नहीं, H2O6 ठीक है कोई बात नहीं, है ना। तो इसका मतलब एक क्लोरीन बाहर है और वाटर भी 2 बाहर है, तो एक क्लोरीन डॉट 2H2O, ये तो सारा बन रहा है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? सो ज्योमेट्रिकल, ओहो एक चीज मिस कर रहे थे, क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये मैंने पॉइंट लिया ही नहीं, तभी मैं सोचूं कि केवल AgNO3 से सवाल सॉल्व करवा लेंगे क्या। देख लेते हैं भैया, यहाँ पर रहेगा एक क्लोरीन, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे, तो इसलिए ये जवाब हो ही नहीं सकते। नाम तो इनका ये सही लिख सकते हो, और ये भी कह सकते हो कि AgNO3 साथ रिएक्शन भी करते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, इसलिए इनको क्रॉस मारना पड़ेगा। ठीक है जी, अब अगला देखते हैं। ये वाला सच है, सही है, क्योंकि यहां पर देखिए Cl2 लिखा है, तो एक बार सिस एक बार ट्रांस बनाया जा सकता है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी है। ये क्लोरीन देखिए बाहर है, तो AgNO3 से रिएक्शन भी कर जाएगा, तो निश्चित रूप से यही सही होगा। और ये दोनों गलत क्यों है? क्योंकि क्रोमियम पे +4 कैसे हो सकता है जब 3 ही क्लोरीन है? तो 3 क्लोरीन है तो क्रोमियम पे +3 ही आना तय है। ठीक है, गलती मत करिएगा। आइए अगला देखते हैं। पैलेडियम FClBr, FClBrI भी होगा, जो कि छूट चुका है ना, FClBrI। 2 नेगेटिव नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज n, है ना। तो FClBrI, अगर पैलेडियम हो ना और F हो, Cl हो, Br हो और I हो, तो आपको पता है ये बात कि नहीं कि भाई जी यहाँ पर क्या होगा? पैलेडियम 2+ में, बोलो बोलो बोलो, पैलेडियम 2+ में स्क्वायर प्लेनर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और स्क्वायर प्लेनर से अगर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर से यहाँ चेक करिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जहाँ पे 3 आएगा, रट्टा नहीं मारना भैया जी। कैसे निकाला, कैसे निकाला बताना पड़ेगा क्या? आइए देख लेते हैं। मैंने मान लीजिए पैलेडियम ले लिया, ठीक है, और समझना यहाँ पर मैं लिख देता हूँ F, यहाँ Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पर I। स्क्वायर प्लेनर ऐसा ही होता ना जी। हाँ, तो क्या करना है, एक जगह F पकड़िए, एक काम कर लेते हैं। अगर आपने F पकड़ा, यहाँ पे एक बार ब्रोमीन, तो एक बार आयोडीन, एक बार क्लोरीन, खत्म। एक तो ये रहेगा कंफर्म, एक पहला आइसोमर। दूसरा, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन कर दीजिए तो दूसरा हो जाएगा, ठीक। अब ब्रोमीन को हटाकर क्लोरीन कर दीजिए तो तीसरा हो जाएगा। तो इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, है ना। इसके क्या है? 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है जी, आपको पूछा गया ताकि आपको n की वैल्यू निकलवा सके वो, ये n ऐसा अभी तक तो ऐसा होता था कि ऐसे सवाल ना जिसमें 2 कॉन्सेप्ट लगे, 3 लगे, ये एडवांस का बनता था। बट इन्होंने भी थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करी, अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा हल्का है इसलिए इन्होंने यहाँ पे रखा है। FeCl6 अब लिखा है, अगर मैं यहाँ 3 लिख दूँ, 3 - 6 मतलब क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, CN6 यहाँ पर हो जाएगा 3 नेगेटिव, है ना जी। डिटरमाइन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन ओनली अगर मैग्नेटिक मोमेंट की मैं बात करूं तो एक बात समझो यार, ये D6 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा क्या? एक मिनट नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो रहा था। समझते हैं भैया, देख लीजिए, ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देख करके गुस्सा आता है ना, इसलिए नालायक ये गड़बड़ कर देता है। ये D5 है, क्यों? क्योंकि आयरन पे भैया +3 आएगा ना, यहाँ से देखो आयरन पे +3 मतलब D5। D5 का मतलब क्या हो गया? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आएगा। बनाओ के दिखाऊं, D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि अगला सवाल भी क्या निकले,
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकले। ठीक है, यहाँ पर क्या है Eg, 5 को भरना है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो 1 2 3 4 5, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो भैया जी मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा बोलो, √3। √3 का मतलब 1.73 बोर मैग्नेटॉन कहीं है यहाँ पे, ये रहा, एक में ही जवाब मिल गया। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पर क्या 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, T2G में, और T2G के लिए आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन में कितनी एनर्जी अलॉट करते हैं, -0.4 डेल नॉट, तो -0.4 डेल नॉट मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू -2.0 डेल नॉट। कहानी शायद क्लियर है, आराम का मामला है। अगला क्या है, इन्होंने बोला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। क्या भाई साहब, क्या भाई साहब, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हर सवाल में नालायकों ने एक चीज पूछ रखा। चलो देखते हैं, Na4FeCN6, इसका मतलब है कि यहां पर आएगा कितना भैया, आयरन पे 2+, आयरन पे 2+ का मतलब D6, आयरन पे 2+ का मतलब है D6, और Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है जी, तो यहां पर क्या है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, 0। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 0। तो सबसे पीछे इसी को रख दो, सबसे पीछे पहले वाले को रख दो, तो यहाँ पे लेकिन 2 जगह पर है। चलिए बाकियों को चेक कर लेता हूँ। ये क्या है, ये क्रोमियम 2+ है, अगला है क्रोमियम का 2+, क्रोमियम 2+ का मतलब D4, लेकिन यहाँ पर वाटर यूज कर रहा है जो कि है वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल ले जाओगे क्या, वीक फील्ड लिगेंड में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4 आएगा ना, अरे वीक फील्ड लिगेंड में तो 4 ही आएगा ना, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें NET4 ट्वाइस, अब ऐसी चीजों को समझने का तरीका क्या है, N पर ET मतलब इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप यही होता ना, 4 इथाइल ग्रुप है, अगर नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए तो इसका मतलब उसके खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 1 यूनिट पर 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट लिया तो 2 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब यहां जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, COCl4, इसका मतलब यहां क्या है, COCl4 2 नेगेटिव, क्योंकि इसके सामने 2+ प्रेजेंट है। तो यहां की बात अगर हम करें तो यहां कोबाल्ट पे क्या आएगा भैया, 2+, कोबाल्ट 2+ का मतलब क्या होता है, D7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और D7 को मुझे कहां रखना भैया जी, बोलो बोलो कहां रखना है, ये हमें लिखना है E एंड T2 में। इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे आएंगे, इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी ऑर्डर तो बन गया होगा। अब अगला देख लेते हैं, ये क्या है, आयरन पे +3 है, यहां पर क्या है, आयरन पे +3 है, लेकिन इन्होंने बताया है कि डेल नॉट इज ग्रेटर देन P, मीन्स दैट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर मैं आयरन +3 की बात करूं तो D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। चौथे के केस में सबसे ज्यादा, कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, रुकिएगा, Na3, यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने ट्वाइस टाइम लिखा है, नहीं ट्वाइस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने डेल नॉट लिखा है, तो ये लिखने की त्रुटि है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं भाई, ये 3 होगा निश्चित रूप से। ठीक है, अब एक बार मैच कराते हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर आएगा आयरन पे +3 है ना, हाँ आयरन पे +3, तो आयरन +3 का मतलब क्या होता है, D5, हाँ D5 सही है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ओहो ये रही गलती, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो क्या होगा जी, अरे Eg और T2G, Eg एंड T2G, 5 लोगों को रखना है, 1 2 3 4 5, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है ना, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, एक अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 लोगों को तो बराबर होना चाहिए, किसी को बराबर नहीं होना चाहिए, सब अलग अलग है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे शेर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड सबसे हाईएस्ट, क्योंकि 4, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर फर्स्ट, ये पहला ही जवाब सही था भैया। ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ने थका दिया जी, क्या किया जाए, अगली वाली में पूछ लो भैया, तो बचो मत, बचाओ मत। क्या लिखा है कि दिस इज दिस, और कह रहा है कि हाँ ये देखो, क्लोरीन, कोबाल्ट एंड क्लोरीन, इसके बीच में अगर बॉन्ड एंगल 90 है तो इसका मतलब वो सिस आइसोमर है। ये लो, कितना आसान पूछ दिया जी। सर कठिन पूछे तब भी आपको ठीक नहीं है,
आसान पूछे सर आपको तब भी ठीक नहीं है, हैं? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछे तब भी आपको ठीक नहीं है, या 90 डिग्री, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव फेशियल मेरिडोनियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फेशियल मेरिडोनियल कब मिलता है, जब ऐसा कॉम्प्लेक्स हो कि मेटल हो, ए जो है 3 बार हो, बी जो है 3 बार हो, तब बनता है फेशियल मेरिडोनियल। या एक कंडीशन और हो सकती है कि एम हो और वो कैसा हो भैया, ये मोनोडेंटेट है, ए एंड बी मोनोडेंटेट है, लेकिन ऐसे लिखा हो ए बी मतलब बाइडेंटेट है और उसको हम 3 बार ले लें, तो इन दोनों कंडीशंस में हमें फेशियल एंड मेरिडोनियल देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहां पर तो 3 1 4 यहां नहीं मिल सकता, यहां पे क्या है, यहां पे पी बी कैसे हो सकता है, पी बी सी एल टू डॉट पी डी होगा, ये पी डी ट्वाइस, प्रिंटिंग मिस्टेक्स कुछ कुछ हैं, बाकी देखो जवाब तो हमें मिल चुका है, जवाब में दिख गया है कि ये क्या मेटल है, 3 बार एक लिगेंड एक जैसा, 3 बार एक लिगेंड एक जैसा, तो ये तो जवाब है, तय है। मैं ये सोच रहा हूँ ये क्या होना चाहिए था, ठीक है, अब जो सही नहीं है उसको काट देता हूँ, कुछ होगा इसकी जगह पे, ठीक है, बट आपको हमने आपको सही प्रश्नों तक जोड़ के रखें जी, है ना। तो 3 लिगेंड देख लिया, मैंने बताया ना A3 एंड B3 टाइप, A3 एंड B3 टाइप दोनों अलग अलग है, लेकिन 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, मामला क्लियर है। आइए अगला देखते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इसमें आपको बताना है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पैलेडियम पे है, तो पैलेडियम पे क्या आएगा D8, ये है होगा स्क्वायर प्लेनर, सारे इलेक्ट्रॉन होंगे D8, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0 जी। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है 0, स्क्वायर प्लेनर है भाई D8 तो 0 आएगा। यहाँ पर तो भैया बहुत पहले से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ पर भी 0 आएगा, ठीक है, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी मेरे को। यहाँ पर भैया आएगा D10, यहाँ पर भी जब ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे जी, 0 दिख जाएंगे। यहाँ के केस में दिखेंगे भाई, निकल का 2+ है, D8 है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में है, और ये कैसा है इजी, ये कैसा है जी इजी, और अगला कैसा है T2 जी। हमें 8 लोगों को भरने हैं, और ये वाटर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ओह, ये तीनों के तो बराबर हो जाएंगे, ऐसा है, एक ही तो ऑप्शन है, ये रहा तीनों बराबर और 4 वाले का ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसको करके मजा आया, बहुत हलवा सवाल लगा मुझे तो। करेक्ट आयुपेशिय नेम बताइए, प्लैटिनम NH3 ट्वाइस Cl, फिर लिखा है CH3NH2, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल एमाइन, है ना। तो चेक कर लेते हैं जी, प्लैटिनम पे कितना आएगा, एक क्लोरीन है ये और ये 2 क्लोरीन है, तो इसका मतलब प्लैटिनम पे 2 आएगा, +2, प्लैटिनम पे क्या आएगा +2, तो यार प्लैटिनम पे +2 हर जगह लिखा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लोरीन बाहर है, उसके लिए हर जगह क्लोराइड लिखा, तो इससे नहीं पहचान मिलेगा, तो इतना हिस्सा देखिए बराबर है। नाम इधर पहचानिए, क्या लिखा जाएगा, फालतू बात कर रहा है, दिख रहा है भैया, बिस कैसे हो सकता है एमाइन के साथ गड़बड़, डाइएमाइन, ठीक है, डाइएमाइन क्लोराइड, क्योंकि अगर इन्होंने क्लोराइडो लिखा होता तो क्लोराइडो ज़्यादा सही होगा, कहीं भी क्लोराइडो यहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार लेकिन देखते हैं, पहले डाइएमाइन ही आएगा, ठीक है, डाइएमाइन, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये है डाइएमाइन क्लोराइड मिथाइल एमाइन, ये भी बात सही है, प्लैटिनम सेकंड क्लोराइड, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही, ये है भैया जी सही, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। मिथाइल एमाइन बोलते हैं, ये उसको देख करके आपको लग सकता है कि ये होगा, बट इसका नाम होता है मिथाइल एमाइन, ठीक है, CH3NH2 का, तो ये भैया जी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली इन दिस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कुछ ऐसा होता है कॉपर 2+, यहाँ से ना डायरेक्ट 4 वाटर कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ डायरेक्ट जो है 4 वाटर कनेक्टेड होते हैं, एक कनेक्टेड नहीं होता है। वो कहाँ होता है सर, वो किधर जाता है सर, वो समझाना जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, 4 इससे कनेक्टेड होते हैं, और एक सल्फेट है ना, जो सल्फेट, तो सल्फेट में क्या होता है O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ से डोनेट करता है। इसी तरीके से नीचे से भी सल्फेट का O नेगेटिव ही डोनेट करता है, ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, क्लियर है। ओके, ऐसे बहुत सारी यूनिट एक साथ कनेक्टेड होती हैं,
ठीक है। तो होता क्या है कि एक सल्फेट का आधा हिस्सा इसके काम आया, इस सल्फेट का आधा हिस्सा इसके काम आया, तो इस यूनिट में आप क्या बोलोगे, एक ही सल्फेट है, क्योंकि इस सल्फेट का आधा हिस्सा इसके काम आएगा, इसका भी आधा, इसका मतलब एक सल्फेट, तो इसलिए फॉर्मूले में एक ही सल्फेट रहता है। ठीक, 4 वाटर तो दिख रहे हैं, लेकिन एक वाटर कहाँ रहता है, एक वाटर रहता है इसी जैसी एक दूसरी यूनिट यहां बना लीजिए, और उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के काम में आता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होती है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इसी तरीके का इधर भी सल्फेट होता है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराने के काम आता है। सेम तरीके से एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा जो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा, और इधर ऐसे ही दूसरी यूनिट होगी उसके साथ कराएगा। तो समझ में बात आई। तो इसका मतलब समझना, इन दो सल्फेट में से आधा सल्फेट इनका, आधा इनका, तो एक कंप्लीट सल्फेट, एक कॉपर 2+, 4 वाटर, और इनमें से कोई सा एक वाटर यहां लिख लो, एक वाटर इस वाली यूनिट जो यहां बनाओगे ऐसे ही उसके साथ लिख लो। समझ बात आ गई। तो एक जो होता है वाटर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के काम में आता है, और बाकी 4 डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो लिखा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर डायरेक्टली इज 1। सिर्फ यही वाला तो है जो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, बाकी 4 देखिए कर रखे हैं। तो 5 में से 4 ने तो बॉन्ड बनाया है, बट एक ने नहीं बनाया हुआ है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके इस क्रिस्टल को क्या करता है, सॉलिड फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है। ब्लू कलर यहाँ पर आता है फिर बाद में इसका, ठीक है जी, ट्रांजिशन वगैरह हो जाएगा यहाँ पर आराम से। ठीक, आइए समझिएगा आगे की बात। विच थियरी कैन एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन दिस। अरे भैया CO हमने क्या पढ़ा था, जब हम NiCO कार्बोनिल के बॉन्डिंग की जब हम स्टडी कर रहे थे तो हम कहते थे ना कि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएगा। पाई स्टार जैसा शब्द हमने कहाँ सुना है जीवन में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो कोई प्रश्न है ही नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मारिए, जब आप आगे बढ़िए। फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस Ma2B2 इज इफ M इज sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब टेट्राहेड्रल। दूसरा चांस क्या है, DsP2, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन रिस्पेक्टिवली। देन टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, sp3 में क्या ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है? हाँ, तब पॉसिबल है जब 4 के चारों लिगेंड्स अलग अलग हों, लेकिन यहां पर दोनों सेम है, इसलिए यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर तो भैया जी 0 आएगा। ऑप्टिकल आइसोमर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दो सेम है। और वही कहानी यहां पे क्या बोलोगे, यहां पर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो हम क्या बोलते हैं भैया, यही प्लेन ऑफ सिमेट्री वाली कहानी यहाँ पे भी बोली जा सकती है, क्योंकि यहाँ दोनों सेम थे। एक्चुअली मैं यहाँ लिख देता हूँ Ma2B2, क्योंकि दोनों सेम हैं तो भैया जी प्लेन ऑफ सिमेट्री आने का चांस है। क्लियर है। और बल्कि यहाँ तो ये तो भैया जी कैसा स्क्वायर प्लेनर है यार, स्क्वायर प्लेनर नाम में लिखा प्लेनर, तो भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेगी, तो 0 0 आएगा। क्या जवाब, ये रहा। कितना आसान है। आइए अगला देखते हैं। द डिजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ CrH2O6 3+R हैं। अच्छा, स्प्लिटिंग के बाद की बात पूछ रहा है ना। क्रोमियम है, बल्कि क्रोमियम से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप को ऑक्टाहेड्रल में चेक करना है, बस ऑक्टाहेड्रल में चेक करना है ना। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, Eg, और क्या होता है मेरे भाई, बोलो भैया, T2G, यही होता ना, Eg एंड T2G। अब एक बात बताइए, Eg में कौन कौन रहता है, dx² - y² और dz²। ये दोनों की एनर्जी सेम है, मतलब कि ये दोनों डीजनरेट हैं, ये दोनों डीजनरेट हैं आफ्टर स्प्लिटिंग। और dxy, dyz और dxz, ये तीनों आपस में डिजनरेट हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है तीनों की। तो अब चेक कर लीजिए, तो ये रहा, ये दोनों की एनर्जी सेम है। बाकी को मिलाओगे तो अलग अलग पेयर होंगे, मैच नहीं करेंगे वो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पहला देखो क्या लिखा है, dz² एंड dxz यहाँ, तो दोनों में एनर्जी गैप है। अगर एनर्जी गैप है तो डिजनरेट थोड़ी ना बोलोगे, बोलो भाई, है ना। द स्पीसीज दैट कैन हैव अ ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर कहाँ पॉसिबल है वो आपको बताना है। क्या यहाँ पर ट्रांस पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पर ट्रांस नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए प्लैटिनम लेते हैं, कृपया ध्यान से सुनना। अब यहाँ इन्होंने En लिया है, En का मतलब होता क्या है, NH2 यहाँ ले लो, NH2 यहाँ। हमेशा जब कभी भी इस तरीके से आपको बाइडेंटेट मिले तो उसको हम 90 डिग्री पर ही रखते हैं, ये 90 डिग्री पर। ऐसा नहीं होता कि ये NH2 आप यहाँ लगा सकते हैं, ये छूट आपको प्राप्त नहीं है जी, है ना। मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, इसलिए हमेशा 90 डिग्री पर ही लगता है ना। अगल बगल वाले पर बाइडेंटेट लगता, कभी बाइडेंटेट को यहाँ लगा हुआ नहीं देखोगे कि 180 पर लगा हुआ है, इसलिए इसका तो ट्रांस पॉसिबल ही नहीं है। इन्होंने पूछा क्या था, किसका पॉसिबल है, अच्छा है ना, दैट है, ओके। अब यहाँ पर क्या है देखो,
CREN ट्वाइस OX। तो जहां पॉसिबल है तो सोचना आसान है, तो ये सोचते हैं ना भाई, ये रहा पॉसिबल जहां सोचना है। 2 क्लोरीन दिख रहा है, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर एक नीचे, ट्रांस हो गया, और EN को क्या करिए, प्लेन में रख दीजिए, तो बन जाएगा। बना के बता दूं क्या, प्लैटिनम, यहां पर लिखा है प्लैटिनम, देखना भाई, अगर मैं यहां पर EN लिख दूं इस तरीके से, EN का मतलब NH2 किनारे है, और बीच में कौन है, CH2 और CH2 ग्रुप है, तो ये देखिए ट्रांस बन गया, ये देखिए ट्रांस आपका बन गया भैया जी। तो ट्रांस यहां पॉसिबल है। समझ में बात आई है क्या, बोलो भैया, समझ में बात आई है क्या, समझ में बात आ गई है क्या, है ना। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। यस, आगे बढ़ जाते हैं भैया जी, अगला सवाल, द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस, ये कैलकुलेट आप करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दूंगा आपको। यहाँ पे क्या आएगा, आयरन पे +2, आयरन +2 वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर क्या होगा, D6 होगा। यहाँ की बात करते हैं, Ni पर 2+ आएगा, निकल 2+ का मतलब D8 आएगा, D8 है, और ये टेट्राहेड्रल में भर के बताना है, तो बना के निकाल लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, ये कर पाएंगे ना आराम से यार, अब तो स्पटिंग आती होगी, इतना करवा दिया जी। आइए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज थैंक यू फॉर ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।